अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हॉट सीट विद राशिद के नए एपिसोड के साथ हाजिर खिदमत है आपका होस्ट राशिद नसरुल्ला। नाजरीन, दुनिया में कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो कोई भी काम करें तो कामयाबी उनके कदम चूमती है, क्योंकि अपनी कामयाबी के इस सफर में वो अपने असूलों पर कोई भी समझौता नहीं करते। ऐसी ही एक शख्सियत मोहतरम रेहाम खान आज हमारे शो की मेहमान। मोहतरमा रेहाम खान, अस्सलाम वालेकुम, आपको शो में खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम नसरुल्लाह साहब, आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। बिल्कुल, आपने शॉर्ट नोटिस पे हमें वक्त दिया, उसके लिए भी शुक्रिया। और सबसे पहला सवाल, मतीउल्लाह जान साहब एक नामवर सहाफी कहाँ हैं? देखिए, मतीउल्लाह जान साहब कहाँ हैं नसरुल्लाह साहब, ये सवाल नहीं होना चाहिए। आज ये सवाल होना चाहिए कि इमरान खान कहाँ है। वो इमरान खान जो नजरियात की बात करता था, वो कहाँ है? गुमशुदा मतीउल्लाह जान साहब तो नहीं है, अगवा मतीउल्लाह जान साहब तो नहीं हुए। और वो लोग कहाँ हैं जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ की बात करते थे? जस्टिस मूवमेंट, ये किस किस्म की मूवमेंट ऑफ जस्टिस है? वो इमरान खान कहाँ है जिसको 2013 में हमने वोट उन स्पीचेस के बेसिस पे दिया था कि मेरा जो जब वक्त आएगा और मेरी जब हुकूमत आएगी तो कोई किसी को उठा के नहीं लेके जाएगा, कोई एजेंसी लोगों को उठा के नहीं लेके जाएगी। आज मिसिंग पर्सन की लिस्ट देखें आप। वो इमरान खान कहाँ है जहां जिसके इंटरव्यूज, धरने की स्पीचेस इस बारे में थी कि इंसाफ होगा, इंसाफ जिस मुल्क में होता है, किधर है इंसाफ? वो इमरान खान कहाँ है जिसको हमने इसलिए वोट दिया था कि उसने हमें धरना देना सिखाया था। आज आप धरना देते हैं किसी और की खातिर। रिस्पेक्टेबल आदमी धरना देता है, उसको अडियाला जेल में डाला जाता है, कातिलों के साथ, दहशतगर्दों के साथ। किधर है वो इमरान खान? कहाँ है? खलाई मखलूक उठा के उसको अगवा करके ले गई है। मतीउल्लाह जान साहब अगवा नहीं हुए हैं। मतीउल्लाह जान साहब हमें रूप फूंक के गए हुए हैं। एक एक बंदा आज तो उनकी वजह से जाग रहा है। एक एक बंदा जो कि अभी तक चुप बैठा हुआ था, सोया पड़ा था, सबको गुस्सा आया है। दिन दिहाड़े सीसीटीवी फुटेज है। मतलब इस किस्म की बदमाशी, इस किस्म का वक्त आ गया है। ये तो डिक्टेटर्स के वक्त में नहीं होता था। ऐसा तो हमने पहले कभी नहीं देखा। ये मत पूछें कि मतीउल्लाह जान साहब कहाँ हैं। मतीउल्लाह जान साहब को आप भले उठा के ले जाएं, मतीउल्लाह जान साहब, वी आर हियर, एवरी सिंगल वन ऑफ अस इज अ मतीउल्लाह जान। आप देखेंगे। ठीक। जब कंटेनर पे था न्याजी साहब, तो वो अपने दाएं बाएं मनपसंद सहाफी खड़े करके कहते थे कि मैं हुकूमत में आऊंगा तो आजादी राय की बात करूंगा, आजादी सहाफत की बात करूंगा। तो आज एक सीसीटीवी फुटेज आपने देखी, सारी दुनिया ने देखी, मतीला जान को अपना मोबाइल फेंकते हुए भी सारी दुनिया ने देखा। क्या ये इस निजाम, इस हुकूमत के मुंह पर तमाचा नहीं है? देखिए, जो मनपसंद सहाफी थे ना, जो दाएं बाएं खड़े होते थे, वो भी आज चीखो चिल्ला रहे हैं, इसलिए क्योंकि उनको भी कुछ नहीं मिला। और मैं कहती हूँ कि ये भी सबक आमोज सारी दुनिया के लिए ये है, क्योंकि इमरान अहमद खान न्याजी ने अपनी इज्जत तो खोई है, लेकिन वो लोग जो उनको बढ़ा चढ़ा के पेश करते थे, वो भी अपनी जहालत का एतराफ कर रहे हैं। चाहे वो एंकर हो या कोई रिपोर्टर हो या फॉर्मर डिफेंस एक्सपर्ट हो, सारे के सारे शर्मसार हैं। अयाज अमीर जैसा शख्स जो इतने बड़े बड़े कॉलम लिखते थे, 40 साल से उनकी दोस्ती है, अच्छी तरह से जानते हैं, आज वो भी उनको प्रोग्राम्स में क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं फट्टे लगा के। वो तो कह रहे हैं कि एक महकमा ज़राअत था, उन्होंने तो एक और महकमा, उसके बाद इमरान ने महकमा इंजीनियरिंग लेके आए हैं। ये जो पेट्रोल के ऊपर भी इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आज शिबली फराज की इंजीनियरिंग सुने, हमें बता रहे हैं अगवा हुए हैं। हमने ये तो नहीं पूछा कि क्या हुआ है, हम तो पूछ रहे हैं कौन उठा के ले गया। जनाब आके हमें कह रहे हैं अगवा हो गए हैं। यानी G6 से, अपारा से, क्या हमें नहीं पता अपारा कितना हेविली गार्डेड एरिया है? हमें नहीं पता अपारा कितना सेंसिटिव है? अपारा से उठा के ले गए हैं। यानी अपारा वाले खुद महफूज नहीं है कि उनके नाक के तले कोई आप उठा के ले जाते हैं, ब्रॉड डे लाइट में ले जाते हैं। और आज आप महकमा इंजीनियरिंग ये कह रहा है। अयाज अमीर साहब कहते हैं एक नया महकमा है, ओके, ये जो ठीक। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, वो कहते हैं फट्टे लगा के इमरान साहब को लेके आए हैं, सीडी लगा के। तो ये जो मनपसंद सहाफी थे, वो भी अब उनको भी सराइकी की वो मिसाल याद आ गई कि हुनर आम है, सब ठंडे पड़ गए हैं।
लेकिन इनको आज भी मैं समझती हूँ कि ये एक वेकअप कॉल है मतीउल्लाह जान साहब को इस तरीके से बेबाकी से दिन दिहाड़े उठा के ले जाएं। 7-8 लोग आए, गन्स हो, गाड़ियां हो, डाले हो, डाले के ऊपर आप देखें, एक डाले के ऊपर तो लाइट्स है, नीली बत्ती लगी हुई है। एक्सप्लेन करें ना हमें, ये किस किस्म की डेमोक्रेसी हो रही है? हम फैशिस्ट को रोए, ये हिटलर का जमाना तो नहीं है, ये क्या हो रहा है? किस मुंह से ये बाहर जाते हैं? यूएस में इनसे सवाल पूछा जाता है, इनसे बाहर जर्नलिस्ट बातें करते हैं, उनको कितनी आराम से ये झूठ बोल रहे हैं, इनको कोई पूछने वाला नहीं है कि देयर इज नो। ट्रंप को साथ बिठा के कह रहे हैं कि वो फ्रीडम ऑफ प्रेस, आप आके देखें मेरी इतनी तनकीद करते हैं। क्या किया मतीउल्लाह जान साहब ने? मुझे तो नहीं पता, मुझे तो ये भी नहीं पता कि पिछले 2-3 दिनों में उन्होंने क्या किया। उनसे क्या इतना बड़ा जुर्म हो गया है कि उनको इस तरीके से आप उठाएंगे और लेके चले जाएंगे? ये क्या मैसेज आप देना चाह रहे हैं? आप बेसिकली मैसेज ये देना चाह रहे हैं चुप करके बैठो, सारे गुलाम बन के बैठो। तो फिर पाकिस्तान की क्या जरूरत है? गुलामी तो हम कर रहे थे, अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे, वहीं ठीक था। अंग्रेजी तो हम सीख सकते हैं, इनके तो मिनिस्टर अंग्रेजी भी नहीं बोल सकते, हम इससे तो बेहतर ही होते। ये किस वजह से पाकिस्तान बना है? बात ये करते हैं कश्मीर में हुकूक की, लॉकडाउन में तो आपने हमें रखा हुआ है, हम तो मोदी सरकार के नीचे नहीं जिंदा। आप अपने को तो एक्सप्लेन करें। एक सहाफी बेगम साहिबा को अपने ड्रॉप करने के लिए जाता है, अपारा में वो सेफ नहीं है, और कौन सेफ है? तो ये किस तरीके से आप एक्सप्लेन करेंगे? क्या एक्सप्लेनेशन है? दुनिया देख रही है। आज किसकी बेइज्जती हुई है? मतीउल्लाह जान साहब को कोई नुकसान हुआ? नहीं। मतीउल्लाह जान साहब का स्टेटस जो हमारी नजरों में था वो यूं ऊपर चला गया। लेकिन बेइज्जती स्टेट की हुई है, बेइज्जती इस ऑक्सफोर्ड एजुकेटेड क्रिकेटिंग स्टार की हुई है, बेइज्जती इस डेमोक्रेसी के नाम पे धब्बे की हुई है। डेमोक्रेसी की तो इन्होंने धज्जियां उड़ा दी हैं, बेइज्जती हमारे मुल्क की हुई है। ठीक, तो फिर क्या हम इस आज के इकदाम को इमरान खान साहब के उन्हीं झूठों में एक इजाफा समझ लें जो उन्होंने बाकी 50 लाख घरों और ये सब किया था? ये आजादी राय पे भी ये जो डाका आज डाला गया, तो इसको एक इजाफा समझ लें आज? नसरुल्लाह साहब, आज आपने जो शायरी की है ना, आप अक्सर शायरी जो करते हैं अक्सर बिल्कुल ऑन द पॉइंट होती है, बड़ी हम पसंद करते हैं। लेकिन आज जो आपने बात एक जबरदस्त की है, ये हमारी तारीफ का हिस्सा बनेगा। ये जो आदाब न्याजी हैं, ये जो हमने सीखे हैं ना, ये जो न्याजी को खुश करने वाले आदाब हैं, जो कि शर्म आनी चाहिए शिबली फराज साहब को, मेरे भाइयों की जगह है। अहमद फराज का बेटा ये आदाब न्याजी सीखने के लिए इसलिए पोजीशन इनको ये मिली थी, इस वजह से हम इनकी इज्जत करते हैं? नहीं नहीं, हम इनके वालिद साहब की वजह से इज्जत करते हैं, हम इनकी फैमिली की वजह से इनकी इज्जत करते हैं। अब ये तरीका है, ये ऊपर जाने का ये तरीका है। फवाद चौधरी हो, फयाजुल हसन चौहान हो, जरताज गुल हो, मुराद हो, यू नेम इट, अच्छे अच्छे चले, ठीक है, उनकी हमें परवाह नहीं। लेकिन शिबली फराज साहब भी ये आदाब न्याजी हमें सीखने पड़ेंगे? मुझे तो कबूल नहीं है, मुझे तो ये कबूल नहीं है। ये एक नई किस्म की सोच है, बोलने की इजाजत नहीं है। जब तक आप ये ना कहें कि हैंडसम है कप्तान, किलर स्माइल है, आपको ना मिनिस्ट्री मिलेगी, ना स्पोक्स पर्सन की पोजीशन मिलेगी। एक एक मिनिस्टर को अगर वो लाइन को टोन नहीं करते, आप उनके पीछे नैब भेज देते हैं, अपने मिनिस्टर्स के पीछे भेज देते हैं। किधर हम आ गए हैं? ये मुझे तो बड़ी शर्म आए। मैं तो शिबली फराज साहब की जगह हूँ, या इन तमाम जो कुछ तो रिस्पेक्टेबल फैमिली से लोग आए हैं, मुझे तो बड़ी शर्म आए कि ये किस किस्म की बातें कर रहा है। ये मेरा लीडर, ये मेरा वजीर आजम है। ठीक, मोहतरमा रेहान साहबा, पाकिस्तान की 73 साल तारीख भरी पड़ी है। कहीं किताबें नहीं छपने दी गई, कहीं छपी तो बाजारों से उठवा ली गई, कहीं लोग अपने मुसवदे अपने बेड्स के नीचे छुपाते रहे बेचारे लिखारी। और आज जब मतीउल्लाह जान ने वो अपना मोबाइल फेंका, मोबाइल में तो वही आज उसकी अपडेट है किताब की, उसके अंदर क्या करेंगे आप? लिखेंगे, ज्यादा से ज्यादा टाइप करेंगे, कोई ट्वीट करेंगे, कोई इंस्टा करेंगे। तो ये क्या अक्सी करता है कि वही 73 साल तारीख आज दोहराएगी? क्या खौफ था मतीउल्लाह जान के अंदर कि उसने अपना मोबाइल फेंक दिया सड़क के स्कूल के अंदर? देखिए, मतीउल्लाह जान साहब को तो मैं कहती हूँ कि जितनी उनकी इज्जत की जाए कम है, क्योंकि मैं उनको बड़े अरसे से देख रही हूँ। मैं जब पाकिस्तान गई 2013 में, जब मैंने शो शुरू किया, तो मैं अक्सर एक दो सहाफ़ी थे और मैं सोचती थी कि ये इनको ये स्लॉट क्यों प्राइम टाइम नहीं मिलता, इससे बड़े चैनल पे क्यों नहीं होते। मुझे उनके प्रोग्राम्स अच्छे लगते थे दोनों। मतलब मैंने देखा कि
और बड़ी वो इंटेलेक्चुअल और बड़ी दूर की बात करते थे, तारीख से जुड़ी हुई बात करते थे। दोनों को कभी नहीं, एक का तो इत्तेफाक हुआ कि मुझे ही जो ये जो एक बूट पॉलिश तबका से सहाफी है, उन्होंने आते ही मुझे कहा कि जी इसको तो हटवाएं। उनका ख्याल था कि मेरे चैनल ओनर्स के साथ बड़ा क्लोज कनेक्शन है, तो मुझे उन्होंने कहा, तो मुझे तो नाम ही उनका बड़ा मुश्किल था, मैं मैसेज कन्वे भी नहीं कर सकी, एंड आई थॉट मुझसे क्यों ये बात करवा रहे हैं। लेकिन मतियुल्लाह जान साहब, मैंने हमेशा देखा है जिसको आप बैलेंस जर्नलिज्म कहते हैं, उन्होंने हमेशा वो की है। माकूल प्रोग्राम्स, कोर्ट से रिलेटेड प्रोग्राम, पीटीआई, पीएमएलएन, पीपीपी, मैंने कहीं उनको साइड नहीं देखी, कहीं उनका कोई सॉफ्ट स्पॉट नहीं किसी के लिए देखा। तो 73 साल हिस्ट्री तो क्या, पिछले 2 साल में आप देखें हमारी खवातीन, बहुत सी ऐसी खवातीन जर्नलिस्ट हैं, वो बहुत सी ऐसी खवातीन हैं जो कि जर्नलिस्ट और टीवी प्राइम टाइम पे भी नहीं थी, जो कि सिर्फ ट्विटर पे है। उनके घरों को, उनके लैपटॉप्स को रैंसैक किया जाता है, उनके घरों के अंदर घुस के चादर चार दीवारी को पामाल किया जाता है। तो मतियुल्लाह जान साहब के साथ तो पहली बार ये नहीं हुआ, इनके ऊपर तो 1-2 बार डेडली अटैक्स हुए हैं। ये तो उनकी हिम्मत है कि वो मुल्क छोड़ के नहीं गए, बाकी तो सारे हम बाहर बैठ गए इसी वजह से, क्योंकि हमें अपने बच्चों की जानें बचानी होती हैं, हमें अपनी इज्जत का ख्याल होता है। लेकिन कितने शर्म का मकाम है कि आज पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत आई है, एक सहाफी अपना मोबाइल फोन उठा के इसलिए फेंकता है क्योंकि उसको पता है कि जनाब मेरी प्राइवेसी सेफ नहीं है इन लोगों के हाथों में, और ये मेरी जो सोर्सेस हैं वो चेक करना चाहते हैं। आज सहाफी अपनी सोर्स नहीं बता सकता क्योंकि सोर्स की जॉब चली जाएगी, लोगों के ब्यूरोक्रेटिक करियर्स लाइन पे हैं, उनकी प्रमोशंस रुक जाती हैं। आप उठा के देखें इस 2 साल हुकूमत में कितने आईजी इधर उधर गए हैं, कितने सीएस इधर उधर गए हैं, और जो कितने हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं जो कि ओएसडी करके बैठे हुए हैं, चाहे पुलिस ऑफिसर्स हों या रेलवे के मुलाजमीन हो। इस वक्त जो ओएसडी है, जो खुड्डे लाइन लगाया हुआ है, वो आप समझ लें कि उसने नजरियाती बात की है, उसने अपराइट ऑनेस्टी की बात की है, उसने नेपोटिज्म और क्रोनिज्म के खिलाफ आवाज उठाई है, उसने जो एसओपी है गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूशन का उसको फॉलो किया है। तो ये तो एक बहुत मेजर एम्बैरेसमेंट है कि सहाफी को ये नीड महसूस हुई कि चलो मैं मोबाइल फोन अपना बिल्डिंग के अंदर फेंक देता हूँ। और हमारी अखलाकियात देखें, हम कितने बुजदिल और बेगैरत कौम बन गए हैं कि हमने देखा भी नहीं कि किसका फोन आया है। उन्होंने कहा जनाब, उसने गार्ड ने कहा फोन दो, भागे भागे उसको जाके फोन पकड़ा दिया जो मांग रहा है। इस माशरे में आप देख लें राशिद नसरुल्लाह साहब, यहाँ पे हम रहते हैं यूके में, इधर अगर आपको रास्ते में कोई चीज मिल जाए, फोन मिल जाए, चाबियां मिल जाए, जब उसका ओनर आता है हम उसे क्रॉस चेक करते हैं, तुम्हारा ही है कि नहीं, नहीं जी, लेकिन हम इतने डरते हैं, हम इतने डरपोक लोग हैं। वो सहाफी अपनी जान की बाजी खेल के सच बोल रहा है पाकिस्तान जैसे मुल्क में, पता नहीं है उसको कि क्या क्या उसके कंसर्न्स हैं, और हम बगैर पूछे वो कहता है चौकीदार को दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद कर दे, देखो मत कि मैं दिन दिहाड़े क्या कर रहा हूँ। हम कहते हैं ठीक जी, आप हमें ब्लाइंड फोल्ड ना करें, हम खुद अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, हम आपसे इतना डरते हैं, हम इतने बड़े गुलाम हैं, और भागे भागे उनको फोन भी वापस कर देते हैं। अभी कुछ देर पहले मैंने उनकी वाइफ का इंटरव्यू सुना और मुझे इतनी हैरत हुई कि देखे कितनी अजीब बात है कि उन्हीं की कॉलीग ने, और उन्होंने भी, मतलब पाकिस्तान में अवाम, आप जिन लोगों पे शक कर रहे हैं, जिन लोगों को आप एंटी स्टेट कहते हैं, वो तो आप पे अंधा यकीन कर रहे हैं। आप कहते हैं मोबाइल फोन दो, वो मोबाइल फोन दे देते हैं। आप कहते हैं गेट बंद करो, वो कहते हैं गेट बंद कर लें। आप इस भोली भाली अवाम के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं। खुदा का खौफ करें, लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, लोगों ने मोहब्बत से वोट डाला है, आज आप उनके साथ क्या कर रहे हैं, किसकी इज्जत महफूज है। आज आपने कितने लोगों को ये पैगाम दिया है कि देखो मतियुल्लाह जान के साथ हम दिन दिहाड़े ये करते हैं। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद यही है कि लोगों को और डराना। ठीक, ये हो नहीं सकता कि किसी के पैसे बाहर पड़े हों, किसी के पास दोहरी शौरियत हो और वो मेरे साथ काम करे, वो पाकिस्तान में सियासत करे, वो मेरी हुकूमत का हिस्सा हो। ये न्याजी साहब का एक मकोला था। और अभी हमने रिसेंटली देखा मुशीरों की एक लंबी लाइन है जिनके पास दोहरी शौरियत भी है, पैसा भी बाहर है, और जो फरमाते हैं कि मैं क्यों लेके आऊं अपना पैसा 2-4 लोगों को खुश करने के लिए। मोहतरम जुल्फी बुखारी साहब ने कल फरमाया है, तो क्या कहिएगा इस पे? देखिए, हम वो लोग हैं, वो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं जिन्होंने अपनी भोलेपन में, बेवकूफी में
2013 में इसलिए वोट डाला था। और चले, मुझे से बहुत से लोग हैं जो परमानेंट पोजीशंस छोड़ के आए थे पाकिस्तान, परमानेंट पेंशनेबल पोस्ट छोड़ के आए थे, अच्छे अच्छे ओहदे छोड़ के आए थे। मेरे बहुत से स्ट्रगलिंग यंग भाई हैं जिन्होंने खलीज से, गल्फ से, इधर उधर से वापस आए, और वो बेचारे पाकिस्तान में आके उनकी जॉब्स भी गई, उनके बच्चे छोटे हैं, नई नई लोगों की शादियां हुई हैं। आप यकीन करें, मेरा इनबॉक्स भरा होता है, मेरे व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं। वो इमरान खान की मोहब्बत में आए थे, वोट डालने के लिए आए थे, हम पाकिस्तान आएंगे, हम पाकिस्तान में रूखी रोटी खाएंगे, हम हिस्सा डालेंगे। उनको नौकरियां मिली नहीं, उनको कुछ वो लोग हैं, हम वो लोग हैं जो हम पाउंडों में कमाते रहे हैं, रियाल में कमाते रहे हैं, दिनारों में कमाते रहे हैं, आपको फंड्स भेजते रहे हैं। एसकेएमटी हो, नमल हो, पीटीआई हो, अभी डैम के लिए लोगों ने, मैं ऐसी ऐसी खवातीन को जानती हूँ जिन्होंने बोल्टन में छोटे से एरिया में रह रही हैं, 5-5 बच्चे हैं, अपनी गाड़ियां बेच के इनको फंड्स भेजे हैं, एतमाद किया है। उस एतमाद का क्या सिला मिला? हम पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम अपने पैसे पाकिस्तान भेजते हैं, फॉरेन रेमिटेंसेस हम करते हैं, हम पाकिस्तान में आके नौकरियां करते हैं, हम पाकिस्तान में आके बशमूल मेरे टैक्स देते हैं, आपसे ज्यादा टैक्स देते रहे हैं। और आप किसको नवाज रहे हैं? जिनकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है पाकिस्तान में, जो कहते हैं हमें तो पता ही नहीं कि फॉरेन रेमिटेंसेस कितनी दी, और मुझे तो रिकॉर्ड ही नहीं पता, बाकी सब कुछ पता है, बाकी हर एक के अकाउंट का पता है, अपने अकाउंट का नहीं पता। और कहने जी मैं तो टैक्स आज तक तो नहीं दिया। मैं इस बात के भी खिलाफ नहीं हूँ, मैं इस बात के भी खिलाफ नहीं हूँ। ये तो न्याजी साहब का था ना कि कोई मेरा वजीर जो होगा जिसकी अलीजियंस पे हमें शक है, ये है इनके अल्फाज इंटरव्यूज में कि ये तो बैरूनी जो हुकूमतें उनकी ओथ उठाते हैं। ये न्याजी साहब का कॉल था। मेरे पास कोई भी नहीं होगा, किश्तियां जला के आए। कौन से इनके एसएपीएम ने या स्पेशल एडवाइजर ने किश्तियां जलाई हैं? मैं कहती हूँ आप 10 और रखें दौरी शरीयत वाले। लेकिन जब शाहिद खान अब्बासी साहब की बहन सेनेट के लिए आती हैं और सुबकदोश हो चुकी होती हैं अपनी नेशनैलिटी से, आप उनको सेनेट पे नहीं बैठने देते। सबके लिए एक निजाम होना चाहिए ना। मैं तो चाहती हूँ कि हम ना उंगलियां उठाएं, हमें आप एक्सप्लेन करें। आर्टिकल 63(1)(c) आपके आइन का हिस्सा है। उस आइन का जो मेरा ख्याल है कि इनके एसएपीएम और स्पेशल एडवाइजर्स ने नहीं पढ़ा हुआ, जो ये कह रहे हैं कि ट्रंप को भी रख सकते हैं, ये हमारा आइन नहीं इजाजत देता। पता नहीं कौन सा आइन आपने पढ़ा है। जो मेरी अंग्रेजी की समझ है उसमें तो आर्टिकल 63(1)(c) बहुत वेग है। हम कहते हैं आप लाएं और स्पेशल एडवाइजर्स लाएं। हम कहते हैं काबीना में भी बिठाएं, पार्लियामेंट में भी बिठाएं, सेनेट में भी बिठाएं, लेकिन सबके लिए एक असूल हो। क्लैरिफाई करें, आप बिठाएं पार्लियामेंट में, हमारे पार्लियामेंट डिस्कस करें कि आर्टिकल 63(1)(c) को क्लैरिफाई करें। वो एक होना चाहिए, वो पीएमएलएन के लिए भी वही होना चाहिए, पीपीपी के लिए भी वही होना चाहिए। ये नहीं कि लाडले के लाडलों के लिए एक डिफरेंट कानून है। तो हम सबको इजाजत होनी चाहिए ना। मैं तो चाहती हूँ, मैं तो यूके में, यूएस में लोगों से बातें करती हूँ, मैं तो ऐसे टेक्नोक्रेट्स को जानती हूँ, ऐसे बैरिस्टर्स को जानती हूँ, ऐसे ब्रेन्स को जानती हूँ, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स को जानती हूँ जो दोहरी शहरियत रखते हैं। मैं तो चाहती हूँ कि वो पार्लियामेंट में बैठे। आप क्लैरिफाई करें ना, आप डिस्कस करें, आप डिस्कस करें, मेक इट लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करें, और फिर जब वो आप उनसे एक कमिटमेंट लें कि भाई यहाँ अगर आओगे, अगर काबीना में बैठोगे तो ये है, अगर आप पार्लियामेंट में बैठोगे तो ये है, अगर आप टास्क फोर्स में बैठोगे तो ये है। कमिटमेंट लें, लाएं ड्यूल नेशनल्स को, लेकिन दोहरा कानून नहीं होना चाहिए ना, अपनों के लिए कुछ औरों के लिए कुछ। ये प्रॉब्लम्स हैं। यू शुड रियली टेक दिस अपॉर्चुनिटी एंड डिस्कस कि किसको किस वजह से, किस एक्सपर्टीज की वजह से आपने बिठाया है। और अगर वो पार्लियामेंट में बैठने का अहल नहीं है, अगर वो असेंबली में नहीं बैठ सकता, सेनेट में नहीं बैठ सकता, तो काबीना में कैसे बैठ सकता है? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने ये देखे, हमारी तारीख का ये हिस्सा रहा है। ये आई थिंक दिस इज एन अपॉर्चुनिटी। मैं नहीं चाहती कि मैं अटैक करूं इस बात पे कि जी आप लोग ये गलत कर रहे हैं। वी शुड डिस्कस दीज थिंग्स, इट शुड बी एन ओपन डायलॉग। हमें इसको रिजॉल्व करना चाहिए, कोई इसमें कोई ग्रे एरिया नहीं छोड़ना चाहिए, ताकि कल को औरों को भी इजाजत हो। माजी में भी आपने देखा, शौकत अजीज के लिए रिलैक्स कर दिए थे, वजीर आजम बना दिया था। इंटीरियर मिनिस्टर जब रहमान मलिक साहब बने हैं
तो उस वक्त आपने एक दिन के अंदर अंदर उन्होंने शरीयत छोड़ी। तो ये बात भी गलत है कि आप हम जैसे लोगों को जो कि दोहरी शरीयत रखते हैं उन पे शक करें। अगर ऐसा ही है, अगर हमारी दोहरी शरीयत की वजह से आप शक करते हैं, ठीक है, तो फिर उस लिहाज से तो हमारी ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी लोग नहीं बैठना चाहिए। क्या लॉर्ड नजीर अहमद के पास पाकिस्तान का नायकॉप नहीं होगा? होगा ना, दोहरी शरीयत होगी। हमारे यहाँ पे ब्रिटिश पार्लियामेंट जब इजाजत देती है कि पाकिस्तान की नेशनलिटी भी रखें और यहाँ की भी नेशनलिटी रखें, तो फिर हमारा कानून भी यही होना चाहिए और सबके लिए होना चाहिए। सिर्फ वजीर आजम के पसंदीदा लोगों के लिए नहीं होना चाहिए। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आज कश्मीर पे हमारी आवाज स्ट्रांग होगी। आज आपके पास पाकिस्तान में जो जीएसटी प्लस आया है, वो हमारी पाकिस्तानी रिप्रेजेंटेशन थी जो कि यूरोपियन पार्लियामेंट में बैठी हुई थी। लेकिन ये नहीं हो सकता कि जी इमरान खान के लिए डिफरेंट रूल है और नवाज शरीफ के लिए डिफरेंट रूल है। हर बात ही में डिफरेंट रूल है, चाहे वो ड्यूल नेशनैलिटी हो, चाहे वो स्पेशल एडवाइजर्स हो। हमने बहुत माजी में देखे हैं, हमने देखा है एविएशन सेक्टर की एक बहुत बड़ी अथॉरिटी जो है, मुझे नाम उनका भूल रहा है, शुजात अजीम साहब। शुजात अजीम साहब के ऊपर कितने एतराजात किए थे। उनकी तो एक थी नॉलेज थी, यही पीआईए था, यही एसेट्स थे। शुजात अजीम साहब तो तनख्वाह भी नहीं ले रहे थे। शुजात अजीम साहब को तो फारिग कर दिया था। वो तो अपनी, मेरा ख्याल है कहीं कहीं की जो उनकी कैनेडियन नेशनलिटी वो भी उन्होंने छोड़ी थी, उनको आपने रुखसत किया। आज आप अपने लिए रूल्स बेंड कर रहे हैं। सो दिस नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड कि व्हाई आर देयर डिफरेंट रूल्स फॉर दिस गवर्नमेंट। ठीक। मोहतरमा रेहान साहबा, सियासतदानों से 50-50 साल पुरानी मनी ट्रेल मांगी जाती थी। पैसे कहां से आए, दादा से, परदादा से, चचा से। अब हम देख रहे हैं एक फिर मनी ट्रेल का इशू है। और आसिम बाजवा साहब से कोई मनी ट्रेल मांगेगा क्या? इस हुकूमत में इतना दमखम है, ये तो बात नहीं कर पा रहे उस पर। देखिए, जनरल आसिम बाजवा के बारे में तो हम भी घबराते हैं बात करते हुए, क्योंकि जिनका मीडिया से ताल्लुक है, आपको पता है, मीडिया के मन पसंद है जनरल आसिम बाजवा साहब। बहुत लोगों के साथ उनका बड़ा दोस्ताना रवैया है। मैं देख रही हूँ कि जो उनकी जो जब मनी ट्रेल आया तो हम सब ने बड़े प्यार मोहब्बत से उनसे बात की। जाहिर है भाई, वो इतना प्यार मोहब्बत करते हैं मीडिया के साथ, जाहिर है फिर एक ड्यूल, हमें भी एक म्यूचुअल अप्रिसिएशन सोसाइटी हम देख रहे हैं मीडिया में। तो मेरा तो सवाल सिर्फ पहली बात तो ये है कि आसिम भाई से पहला सबसे बड़ा सवाल ये है कि 30 लाख की गाड़ी, हमें तो जी 3-3 करोड़ लोग कोट करते हैं, ये 30 लाख की गाड़ी हमें दिला दे। हमें तो 30 लाख की कोई टोयोटा करोला नहीं देता। तो अगर 30 लाख की गाड़ी इनके पास है तो पहले तो हमें अपना डीलर का बताएं, और हमें भी बताएं, और जुल्फी बुखारी साहब को भी बताएं, क्योंकि उनके पास एक जीरो शायद एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। अब मुझे नहीं पता कि ये मैथ्स का कसूर है। उनकी 2 करोड़ की 2012 की है, इनकी 2016 30 लाख की है। तो ये कुछ पहले तो उसको फायर करें जिन्होंने ये एसेट्स की लिस्ट बनाई है, इसलिए क्योंकि अंदर ही कोई है जो आपको डैमेज कर रहा है। दूसरी बात यह है कि सर्टनली मुझे हैरत इस बात पे कि आप लोगों को हैरत क्यों हो रही है। ऑनेस्टली मैं तो मनी ट्रेल जो आप कह रहे हैं आसिम बाजवा साहब की, मैं पर्सनली तो एक्सपेक्ट इससे बहुत ज्यादा कर रही थी। लोग बड़े गुस्से में आए हैं और मैं इसको तब्दीली का एक इलामत समझती हूँ, क्योंकि मुझे तो हैरत नहीं हुई। मुझे तो हैरत नहीं हुई। आप लोग पता नहीं वो मौला जेट की वो लाइन है कि नवे आए हो सोने हो, ये मैं तो इससे कहीं ज्यादा एक्सपेक्ट कर रही थी। मुझे तो हैरत नहीं हुई। माशाल्लाह, इसके बारे में तो कितने लोगों ने लिखा है। मिलिट्री इनकॉर्पोरेटेड एक किताब आयशा सिद्दीका की है, स्पेक्टेटर में लिखा है एक लीडिंग अमेरिकन जर्नलिस्ट ने, तो ये तो एलियट ने, तो वो ये बातें ये तो कोई ढगी छुपी बातें नहीं है। एंड आई थिंक कि जिन्होंने ये छापी हैं, मैं तो उनकी जो मोटिवेशन है उसके ऊपर मैं आई वुड सी सम सॉर्ट ऑफ कंस्पिरेसी इन इट। ऑनेस्टली आई विल बी वेरी ब्लंट अबाउट इट। मैं तो ये समझ रही हूँ कि ये जो पब्लिश किए हैं ये आसिम बाजवा साहब के खिलाफ कौन सी लॉबी है जिन्होंने मजबूर किया ये मनी ट्रेल पब्लिश करने के लिए। सो आई थिंक जो रिएक्शन आया है मैं उसको बड़ी पॉजिटिवली देख रही हूँ। जो अवाम से रिएक्शन आए, रिस्पॉन्स आया, लोग बड़े गुस्से में हैं और ये एक अच्छी बात है। इसलिए क्योंकि देखें, बात यह है कि पाकिस्तान में हर एक को अपने मीन्स पब्लिश करने चाहिए। मैं समझती हूँ हमारी मीडिया पे बहुत ज़्यादा सवाल जवाब होते हैं, लिफाफा कल्चर हम डिस्कस करते हैं, हम पॉलिटिकल एफिलिएशंस डिस्कस करते हैं। आई थिंक कि हाँ,
होना चाहिए। आपको डिस्क्लोज करना चाहिए कि आप इस घर में रहते हैं, ये गाड़ी चलाते हैं, कहाँ से आई है। मैं आई फर्मली बिलीव दैट। आई थिंक के बहुत से लोगों के लिविंग जो स्टाइल्स हैं वो एक्सप्लेन नहीं हो पाते, और इसकी सबसे बड़ी मिसाल तो इमरान अहमद खान न्याजी हैं। मैं तो बारहा एक बात कह चुकी हूँ कि मैं जब उनकी बीवी भी थी तो भी मुझे जब टैक्स डिडक्टेड, मेरी तो हमारी तो नौकरियां होती है तो हमारी डिडक्टेड होता है, जब आपको पे सैलरी आती है उससे पहले डिडक्टेड होता है, उसके बावजूद मैं ऊपर टैक्स देती थी। तो मुझे तो ये नहीं समझ आता कि मेरा तो ख्याल है कि मनी ट्रेल हर एक की होनी चाहिए, और मनी ट्रेल को इन्वेस्टिगेट भी करना चाहिए। इसको सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि 2 दिन आपने लगाया है जी मनी ट्रेल दें और फिर भूल जाएं। ये एक सोशल मीडिया ट्रेंड नहीं होना चाहिए। आई थिंक इट शुड बी सीरियसली इन्वेस्टिगेटेड। जब हम एक फॉरेन नेशनल किसी की बीवी मिसेस गाजी फाइज ईसा को बुला सकते हैं, कोर्ट में बुला सकते हैं, और वो बेचारी मनी ट्रेल अपनी दे सकती है, तो हम क्यों नहीं बुला सकते? जनरल्स को भी बुलाना चाहिए, जजेस को भी बुलाना चाहिए, बिल्कुल बुलाना चाहिए, लेकिन ये भी ना सिलेक्टिव जस्टिस नहीं होना चाहिए। सो आई थिंक जो मनी ट्रेल पे एक रिएक्शन आया है, ये अवाम में एक, मैं समझती हूँ कि ये एक बड़ा अच्छा एलिमेंट है कि मेरा ख्याल है अवाम आहिस्ता आहिस्ता जाग रही है, और आई होप कि अगले कुछ हफ्तों महीनों में इतनी ज्यादा गमो गुस्सा या एक अवेयरनेस, एक आगाही आ जाए कि आप समझें कि अब अवाम को जागना पड़ेगा। आई थिंक कि ये वो वक्त आ गया है कि हम अवाम ये समझे कि ये हमारा मुस्तकबिल है, ये हमारा मुल्क है, ये हम इसको कैसे किसी और के हवाले कर सकते हैं। ठीक। ये जमहूरियत की अभी आवाज होनी चाहिए। जी बेहतर। अभी जुल्फी बुखारी साहब ने फरमाया कि उन्होंने कोई टैक्स ही फाइल नहीं किया, वो सरकार इंजॉय कर रहे हैं। उसके अलावा उन्होंने कहा कि मेरा टैक्स एक जीरो ज्यादा लग गया, और जो बाजवा साहब हैं उनका एक जीरो कम लग गया। ये कैसे हो जाता है? और एक प्राइम मिनिस्टर को उनकी कुर्सी से हटा दिया गया सिर्फ छोटी सी वजह से, इकामे की वजह से, और यहाँ पे टैक्स ही फाइल नहीं और वो हुकूमत इंजॉय कर रहे हैं। ये कैसे हो जाता है और कौन सी ताकतें करती हैं सब? ये ऐसे होता है जब सिलेक्टर्स सिलेक्टेड लाते हैं, फिर सिलेक्टिव जस्टिस करते हैं, और सिलेक्टेड अपने सिलेक्टेड लेके आते हैं, ये तब होता है। ये ऐसी जगह पे होता है। तो चूंकि मैंने आपको बताया शाहिद खाकान अब्बासी साहब की बहन जो थी, उनका इनको दोहरी शहरियत नजर आई, बाकियों की दोहरी शहरियत नहीं नजर आती इनको बाकी लोगों के, रेहाम खान की जो नेशनल इंटरेस्ट या नेशनल सिक्योरिटी रिस्क समझते हैं, बाकी आपने बिठाया हुआ मोहित यूसुफ साहब को, वो नेशनल सिक्योरिटी रिस्क नहीं समझ आती। वो एक थिंक टैंक से उठ के आए हैं, वो नेशनल सिक्योरिटी रिस्क नहीं नजर आती। लेकिन एक बीवी शामी कबाब बनाते हुए आपको नेशनल सिक्योरिटी रिस्क नजर आती है। तो ये सिलेक्टर्स का सिलेक्टेड और सिलेक्टिव जस्टिस है। इनको सिर्फ कुछ लोगों के कामा नजर आएंगे। मेरा ख्याल है कल तो इसाक डार साहब का भी इनको कोई इकामा नजर आ गया है सऊदी अरेबिया। बीच में जब सबके इकामों की बात चल रही थी, उन्होंने बीच में इसाक डार साहब का भी इकामा डाल दिया। उन्होंने फिर तरदीद की कि भाई मेरा किधर इकामा आया। लेकिन वो जो इकामा वाला भी केस है, बात हो रही थी, देखे ना, लोगों की भी शॉर्ट टर्म मेमोरी है। हमें 2 साल इन्होंने पनामा 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 हर तरफ, मतलब हम अक गए थे कि ये क्या है। पूरा पंजाब तंग आ गया था कि बस भी करें, ये पनामा पनामा करते हैं। आखिर में जी एक तनख्वाह उन्होंने अपने बेटे से कुछ लाख की नहीं ली। इट वॉज नॉट इवन इकामा, इट वॉज एक्चुअली कि उन्होंने एक तनख्वाह जो कि रिसीवेबल है वो रिसीव नहीं की। ये तो मजाक अगर आप करेंगे। ये वो मुल्क है जनाब जहां आप जमहूरियत का कत्ल एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को फांसी देके करते हैं। जो मुल्क जमहूरियत को फांसी दे सकता है, वो क्या एक हैवी मैंडेट से आए हुए वजीर आजम को रास्ते से हटाने के लिए एक छोटी सी टेक्निकलिटी नहीं इस्तेमाल कर सकता? जहां मिसेस गाजी फाइज ईसा जो कि खुद जज नहीं है, उनके ऊपर जुडिशल काउंसिल कॉन्डक्ट उन पे लागू होगा। शी इज नॉट द जज, तो हस्बैंड पे होना चाहिए। तो ये तो जिस तरफ चाहेंगे वहां पे मोड़ लेंगे। फॉरेन फंडिंग का केस नहीं होगा, नहीं रिजॉल्व होगा, 4 साल से लगे, उस पर जस्टिस नहीं होगा। बाकियों की दोहरी शहरियत प्रूव हो गई है, डिक्लेयर नहीं हुई, नहीं होगी ये बातें। हमसे टैक्स मांगेंगे, वो कह रहे हैं जी मेरे दिन ही पूरे नहीं हुए, वो कह रहे हैं मेरे दिन ही पूरे नहीं हुए। तो ये बादशाहों का मुल्क है, उनका मुल्क है, उनकी मर्जी है।
बेसिकली इट्स एक खुली छुट्टी मिली हुई है जी। जितने प्यार से बाजवा साहब देखते हैं इन लोगों की तरफ, मैं तो सच्ची पूछे तो मुझे तो आजकल बहुत ज्यादा रहम और सिंपैथी फील हो रही है अपने शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ। वो भी कहते होंगे गद्दी नशीन वो, इलेक्टेड वो, पीर है वो, और जनाब हम देखते हैं कि ट्रंप से मुलाकात में फॉरेन मिनिस्टर हमारा पीछे है, पीछे एडीसी की तरह खड़ा है, और आगे रो में कौन है? अनइलेक्टेड फॉरेन एडवाइजर्स। सो ये तो आपने जमहूरी निजाम का हशर कर दिया है। आप मुझसे सवाल कर रहे हैं कि जी इनका इकामा क्यों, ये कैसे सवाल पूछ रहे हैं आप? चले, कल सुप्रीम कोर्ट ने एक तहरीरी फैसला दिया ख्वाजा बरादरान के केस में, और नैब की जितनी वो क्लास ले सकते थे ली। वो एक गठजोड़ तो सारी दुनिया के सामने था। आप इस पे क्या कहेंगे? क्या वो वाकई लोहे का चना साबित हुए? देखिए मुझे समझ नहीं आई इस जजमेंट की, इसलिए क्योंकि पूरी जो एक तासुर दिया गया है कि जी उन्होंने नैब को बड़ी एक उनकी बड़ी नुक्ताचीनी की है, क्लास ली है, लेकिन उसकी आखिरी लाइन जब मैंने पढ़ी, अक्सर लोग पूरा, तो आखिरी लाइन में उन्होंने कहा है कि, लेकिन ये जो मुझे उस बात की समझ नहीं आई कि वो कह रहे हैं ये भी गलत हुआ, ये भी गलत हुआ, ये भी गलत हुआ, आखिर में लाइन में लिखा है कि ये वैसे टेंटेटिव है, यानी कि इसमें फिर भी उन्होंने एक गुंजाइश छोड़ दी, यानी कि हम समझ रहे हैं कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, लेकिन ये जो है जजमेंट जरा टेंटेटिव है, मीनिंग कि हमें तो दिखाई दे रहा है कि गलत है, लेकिन खैर आपकी कोई, आई डोंट अंडरस्टैंड, एंड आई वुड लाइक लीगल जो हमारे लॉयर्स हैं, बैरिस्टर्स हैं, जो लीगल प्रोफेशनल्स हैं, उनको इस बात को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और कमेंट करना चाहिए कि अगर वो कह रहे हैं कि अनफेयर, तासुर ये दे रहे हैं कि अनफेयर प्रोसिक्यूशन हुआ ख्वाजा बरादरान का, तो फिर आखिर में ये लाइन लिखने की यानी कि थोड़ी सी गुंजाइश आपने छोड़ दी। तो मेरा ख्याल है कि नैब कभी, यू सी, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो इन इटसेल्फ तो एक बुरी चीज नहीं थी, जिस तरीके से इस्तेमाल की गई है, जो ये आला बना है अपने सियासी हरीफ को अंदर बंद करने का, वो बुरी बात है। अगर ट्रांसपेरेंट तरीके से होता, देखे ना जिनको बंद करके रखा हुआ है, एक एक साल बंद करके रखा है आपने, 2-3 लोगों को पूरे पूरे साल इन्होंने गुजारे इंक्वायरी के बेसिस पे, तो उस इंक्वायरी के बेसिस पे पीटीआई के लोगों को क्यों नहीं आपने अरेस्ट किया? अगेन वही बात है कि दोहरे रूल्स हैं, हर बात में दोहरा म्यार है। तो मैं समझती हूँ कि ये एक अच्छा, एक खुशाइन बात है कि एक स्ट्रॉन्ग वर्डिंग है इस जजमेंट की, लेकिन आई वुड हैव वांटेड टू सी इट इवन मोर क्लियर, एक और ज्यादा क्लैरिटी होनी चाहिए थी। ये नहीं होना चाहिए कि जजमेंट अपने आप को भी बचा ले, ये कुछ काजी फायजीसा वाली जजमेंट से मुझे मिलती जुलती लग रही है। ठीक। मोहतरमा रिहान साहब, जब अभी कुछ ही लम्हों में मैंने प्रोग्राम अनाउंस किया तो 20 सवाल सिर्फ ये आए कि कौम ये जानना चाह रही है, हालांकि ये काफी अरसे की बात हो चुकी है, लेकिन आपकी मुझसे सुन लेती है कि जब आपको डिवोर्स अनाउंस किया गया तो हमें यहाँ मनपसंद सहाफियों के जरिए ये खबर भिजवाई गई, पूरी कौम को सुनवाई गई कि जी बड़ी मुश्किल से वो बनी गाला से निकली थी, फिल्म जाना के लिए पैसे लिए थे, और उसके अलावा वो कुछ एजेंट थी। एक पूरी स्टोरी कौम को बताई गई, और यकीन जानिए कि एक पूरा माहौल बना दिया गया पाकिस्तान में। आज जरा क्लियर कर दें, आपने फिल्म जाना के लिए कितने पैसे लिए थे, किसने लिए थे, और क्या आप वाकई कोई एजेंट हैं? क्योंकि कौम को उन्होंने बड़ा एक स्मूथली ये बात समझाई थी उस वक्त। देखिए ये तो आज मुझसे किसी ने ये पूछा, तो सिवाय मेरे बड़े सहाफियों को, बड़े लोगों को ये बहुत पहले से पता था कि तलाक हो चुकी है, लेकिन हमें तो जो लॉ का पता है और जो शरिया का पता है वो ये है कि कोई आपको तलाक दे, और हम तो उन लोगों में से हैं कि एक तो ब्रिटिश डिवोर्स होती है, उसमें भी आप इकट्ठे नहीं रहते, अगर 2 साल भी लगे उस डिवोर्स को, जिसको आप 2 हिस्सों में होती है, तो भी आप साथ नहीं रहते, और शरीयत में भी जब आपको तलाक होती है तो आप इद्दत में चले जाते हैं, बिकॉज आपको तलाक हो चुकी होती है, तो वो फिर आपका कोई राब्ता नहीं रहता अनलेस के कोई। तो मुझे ये समझ नहीं आई कि सारी दुनिया को पता है और शौहर मेरे साथ रह रहा है, अब मुझे इतना हट्टा कट्टा आदमी, आप ये सोच सकते हैं कि कोई आपको तलाक दे और एक खातून जो कि उनके उनके वेट और उनके कद बुद का 1/3 है, वो जबरदस्ती वहां पे रह सकती है? ये कोई बड़ी बेतुकी सी बात है। यानी मेरे पास क्या था वहां पे
क्या मैंने कोई सुसाइड बेल्ट बांधी हुई थी कि मुझे घर से नहीं निकाल सकते थे? तो ये इतनी झूठ और इतनी स्टूपिड बात है, लेकिन ये इनका तरीका है, ये माहौल क्रिएट करने का तरीका है कि एक वारदात करने से पहले एक उस बंदे को मलाइन करना अपनी पॉलिटिक्स के खातिर कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ, और ये दिखाना कि जी ये स्पाई है और ये जहर दे रही है। अव्वल तो इंतहाई बेकार स्पाई होगा कोई MI6 का जो कि जहर दे और वो असर ना करे। इंतहाई बेकार स्पाई होगा जो कि जिसका आश्कार हो जाए कि वो स्पाई है। और दूसरा, ये सबसे बड़ी तोहमत हमारी ISI पे है कि वो एक स्पाई प्राइम टाइम टीवी पे भी बैठा है और लीडर से भी शादी भी कर रहा है, और फिर तलाक के बाद वापस पाकिस्तान भी आता है। 4 साल में पाकिस्तान में रही हूँ। आप क्या कह रहे हैं कि हमारी एजेंसीज इतनी बेकार है? आप अपनी ISI के ऊपर तोहमत लगा रहे हैं। दूसरी बात ये कि मुझे तलाक 31 अक्टूबर 2014 2015 सॉरी 31 अक्टूबर 2014 को निकाह हुआ, 31 अक्टूबर 2015 को उसी दिन निकाह हुआ, और मेरे पास निकाहनामा है, उसके ऊपर दस्तखत हुआ है। मुझे वर्बली इन पर्सन तलाक नहीं दी गई। मैंने उनको रंगे हाथों 28 अक्टूबर को पकड़ लिया। रंगे हाथों कैसे पकड़ा कि वो जो डिवोर्स की प्लानिंग चल रही थी, उस तमाम की जो बातें थी और ईमेल्स थी, वो तमाम मेरे पास उन्होंने गलती से मेरे हाथ में दे दी, और वो मैंने देख ली। और जब मैंने वो देखी तो कोई सवाल जवाब उससे पहले मुझे 1-2 बार शक हुआ और मैंने उनको कन्फ्रंट किया। मैंने कहा क्या हो रहा है, ये क्यों ये प्रोग्राम्स कर रहे हैं? तो मुझे कहते थे वेल लेफ्ट कराओ, इग्नोर करें। ये जमाइमा और मेरे बारे में कहते थे ये झूठ है, बकवास है। तो जब वो मैंने देख ली कि जनाब एक्स गर्लफ्रेंड्स मेरे पहले शौहर के साथ मिल के कह रहे हैं कि इस तरह तलाक देंगे, हम ये कहेंगे कि ये करती थी, तुम इसको उधर से अटैक करना, फिर एक लॉयर को इस्तेमाल किया हो कि इस तरीके से उसको गैगिंग ऑर्डर करेंगे। और हकीकत ये है कि ना इमरान ने, ना उनके किसी दोस्त ने, ना मुझे कोई पेमेंट दी जब मैं वहां थी बनी गाला में, ना उसके बाद कभी कोई डील हुई, कोई पैसा एक्सचेंज नहीं हुआ, कोई फ्लैट नहीं मिला, और कोई हक महर भी नहीं मिला, ना मैंने मुतालबा किया। तो ये साफ झूठ है। कहा गया मैं स्पाई हूँ, स्पाई होती तो आप पकड़ लेते। कहा गया कि जी मारती थी, ये इंतहाई अहमकाना बात है। यानी कि आप एक औरत से कुट खा रहे हैं और उसको कुछ नहीं हो रहा। ये दिस इज सच ए बिग लाई। ये इंसान का एक फरेबी माइंडसेट उसकी अक्कासी करता है। भाई किसी को आपने तलाक देनी है, आप आराम से तलाक दें, आप उसको वर्बली तलाक दें, उसको कागज उसके घर भिजवा दें। ये बात करना कि घर से नहीं निकल रही थी, ओ भाई आप बीवी को कह रहे हैं मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर और मैं बस नशे की हालत में पागल हरकतें करता हूँ, माफिया मांगे, कौन बीवी यकीन नहीं करेगी? तो एक धोखा, एक फरेब देने की उनकी आदत है, झूठ बोलने की आदत है, और एक ड्रामा क्रिएट करने की आदत है। ये ड्रामा इन्होंने करप्शन करप्शन करके 200 अरब का वावेला मचाया हुआ था। किधर है वो 200 अरब? तो ये झूठ बोलना और ये प्रोपेगेंडा करना, ये क्वालिटी है PTI की। सोशल मीडिया पे कैंपेनिंग करना, लोगों की किरदार कशी करना, लोगों की घर उजाड़ना। वो अपना घर भी उजाड़ते हैं और लोगों के भी घर उजाड़ते हैं, उनका काम ही यही है। तो ये साफ कंप्लीट झूठ है। ना मैंने जुल्फी से कोई पैसा लिया, ना मैंने इमरान से कोई पैसा लिया, बाकी भी जिनके ये नाम वाम लेते हैं, किसी से कोई ऐसी बात नहीं हुई। और रही बात ये जो आजकल एक और इन्होंने बात शुरू की हुई है कि ये खतरा था, जान का खतरा था। भाई कोई एविडेंस तो हो, इन तमाम बातों की कोई एविडेंस हो। ये बात करना किसी औरत के बारे में जो आपको खाने पका पका के दे रही हो, और ये आप कहें कि जनाब जहर दे रही थी, कितने अफसोस की बात है। कोई इंतहाई बुज़दिलाना ज़हनियत है कि आप सामने एक औरत को बैठ के ये नहीं कह सकते कि भाई मैं तुम्हारे साथ वज़ीर आज़म नहीं बन सकता, या मुझे एस्टेब्लिशमेंट ने कहा है, या मुझे मेरी एक्स गर्लफ्रेंड ने कहा है, या मेरी एक्स वाइफ ने कहा है, या मेरी बहनों ने कहा है, या मुझे तुम्हारी शक्ल बुरी लगती है। इतनी तो हिम्मत होनी चाहिए, इतना तो मर्द होना चाहिए कि सामने कह सकें। हम तो कह सकते हैं, हम तो कह सकते हैं कि भाई नहीं रहना आपके साथ, बात खत्म। ये इतना बड़ा ड्रामा, इतना बड़ा ढोंग रचाने की क्या जरूरत है? इस बात की मुझको तो नहीं समझ आती।
कि इसके पीछे क्या एक सोच है। मेरा ख्याल है राशिद साहब का कोई लाइव कनेक्शन सबोटाज हो गया है। देयर वी बैक विद राशिद साहब। जी सॉरी जी राशिद साहब जी, मैं अभी जी अपनी आप किताब का वो सफा पढ़ने वाली जी थी, मैंने कहा राशिद साहब गायब हो गए हैं। मैं नहीं, इसी वो बस वजह से टेक्निकल वजह से अब आप सुनी बड़ी जा रही थी, किताब, बिल्कुल जी जी मैं इतनी बड़ी किताब इसलिए लिखी है, ये जो 20 सवाल आपको आए हैं उनको कहें जी कि ये इसमें वो ईमेल्स और वो जो खतो किताबत थी जिसमें प्लानिंग हो रही थी और जो जहांगीर तरीन भी बातें कर रहे थे, वो तमाम मैंने तफसील से नसरुल्लाह साहब इसलिए लिखी थी क्योंकि ये तकलीफ दे बातें हैं। कोई भी नहीं इस बात को याद करना चाहता बार बार कि किसी ने आपके साथ इतना बड़ा धोखा किया, तो खुदारा किताब को उठाए, मैं मुफ्त आपको भेज दूंगी अगर आप मैंने लिखी किताब इसलिए थी, लोग कहते हैं कि मैंने एक्सपोज करने की मैं कोशिश आपके आपके जरा सवाल से, आपके जवाब से पहले एक जरा छोटी सी आपको वजाहत कर दूं। यकीन जानिए मोहतरमा रेहान बेबी, आपकी किताब हासिल करना थोड़ा सा मुश्किल है एक आम पाकिस्तानी के लिए। मैं आपको बिल्कुल उससे कह रहा हूं। देखिए वहां कितने लोग अमेजोन से ऑर्डर करते हैं या ईबे से ऑर्डर कर सकते हैं, किताब का मिलना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि आपकी किताब को उस तरह से अप्रोच नहीं दी गई, रसाई नहीं दी गई आम पाकिस्तानी के लिए, आप भी बेहतर तरीके से जानती हैं। और शायद उसकी लॉन्चिंग उस तरह से नहीं हो सकी और आम पाकिस्तानी को वो नहीं पहुंच सकी, शायद ये एक वजह है। और जब आप बात करती हैं, यकीन जानिए आपकी बात को मैंने अभी तक सोशल मीडिया पे आप जितनी प्रोपेगेट होती आवाज नहीं सुनी। शायद उसकी वजह यह है कि वो पाकिस्तानी अवाम वो किताब आपके मुंह से सुनना चाहती है या उसे किसी तरह पाकिस्तानी अवाम तक पहुंचा दें। बस ये वजाहत थी, आप बात करें। नसरुल्लाह साहब, मेरा ख्याल है वजह ये है कि मेरी आवाज इसलिए सुनी जाती है कि इस वक्त पाकिस्तान में सबकी आवाजें बंद कर दी गई हैं। किसी को जेल में बंद करके कोई साल हो गया, मेरा ख्याल है हमजा शहबाज का तो कोई अता पता ही नहीं है, कुछ साल से ज्यादा हो गया है वो बंद है। अभी इस वक्त शहबाज शरीफ एज वी स्पीक रिलैप्स में चले गए हैं, कोरोना पॉजिटिव हैं। अगर उनको कोरोना ना भी होता, देखें एक इंसानियत भी होती है। हमने सारी जिंदगी पाकिस्तानी सियासी पार्टीज और सियासी फैमिलीज का देखा है, इस किस्म की वाहियाती हमने नहीं देखी। होता है एक भाई पीपीपी में होता था, एक भाई मुस्लिम लीग में होता था, एक भाई जेयूआईएफ में होता था, ये क्या तरीका है। यानी कि इस वक्त तो लग रहा है कि शहबाज शरीफ चूंकि वो कैंसर रिकवरी पेशेंट है और मतलब एक बुजुर्ग है, मतलब उनको क्या खुदा ना खास्ता मारने की कोशिश की जा रही है। मैं उस दिन वीडियो देखी उनकी, आप यकीन करें वो रिलैप्स वाली बात मैंने जब सुनी, खबर सुनी, तो मैंने वीडियो नहीं देखी थी। मैंने सोचा कि ये तो इतना महीना होने को आया है, 2-3 हफ्ते हो गए हैं, रिलैप्स कैसे हो गया। फिर मैंने वो वीडियो देखी। अब नॉर्मली वर्कर, ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरी ग्राउंड पे रिपोर्टर से बात होती है। नॉर्मली जब कोई आता है, शख्स कोर्ट आता है या क्या, आपने देखा होगा इवन नवाज शरीफ साहब जब आते थे तो वर्कर को नजदीक नहीं आने देते कि पब्लिसिटी होगी। उस दिन एक बंदा कोरोना पॉजिटिव कैंसर रिकवरिंग पेशेंट, उसको तमाम सपोर्टर्स को, मतलब एक भरी कोर्ट में वो खुद जा रहे हैं बेल एक्सटेंशन के लिए। कोई इंसानियत होनी चाहिए। हम यूके में रह रहे हैं, सारी कोर्ट अपीयरेंसेस ऑनलाइन हो रही हैं, कोरोना की के लिए वो करें आप एक हाई प्रोफाइल फिगर को बेल की एक्सटेंशन के लिए। और अगेन उसकी जो जो इंक्वायरी चल रही है, पता नहीं क्या चल रहा है, हमें तो हमने तो लोगों ने, अवाम ने इसमें दिलचस्पी लेना ही छोड़ दिया। उनको पता है कि एक ड्रामा हो रहा है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि मुझे लगता है कि ये कोई जाती एक दुश्मनी है कि किसी तरीके से उनको बीमार करना चाहते हैं। और वीकनेस जाहिर है, जिससे भी हमारी बात हो रही है, कोरोना पॉजिटिव जो होता है, अगर उनके हल्के फुल्के भी सिम्टम्स हो, वो कहते हैं बहुत ज्यादा फटीग फील होती है, थकावट होती है। अब आप क्या अचीव कर रहे हैं? वो तो नहीं प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे, वो तो नो कॉन्फिडेंस मूव भी नहीं कर रहे। आपको प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जाती हसद है। प्रॉब्लम ये है कि सब लोग कहते हैं बुजदार वैसा चीफ मिनिस्टर नहीं है जैसा शहबाज शरीफ था। आप अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव कर दें। आप क्यों पड़े हुए हैं? इसलिए मेरी जबान लोग सुनते हैं। किसी की जबान आपने छोड़ी नहीं है। मतीउल्लाह जान साहब को दिन दिहाड़े आप उठा के ले जाएंगे। आपने अभी किताब उठाई थी, आप कुछ एक सफे की बात कर रही थी, कुछ किताब मैं उसी आपने। सफे की बात कर रही थी जो आप कह रहे थे, ये जो कहते हैं ना पैसा लिया और ये, भाई मैंने तो उस शख्स को, देखिए कोई भी हमारी बहन बेटी
कोई भी जितने लोग सुन रहे हैं, आप ये भी तो सोचें कि ठीक है मैं पब्लिक फिगर हूँ, ठीक है मैं बहुत पक्की फौलादी हूँ, लेकिन मैं इंसान भी हूँ। और मेरे बच्चों के साथ जो किया है इस कौम ने, मासूम बच्चियों के साथ, चले मैं बहुत बुरी होंगी, लेकिन मासूम बच्चियों के साथ, मतलब जिस किस्म की आपने जबान इस्तेमाल की है, ये कोई जायज बात है? किसी के घर के उजड़ने के ऊपर इस तरह कोई करता है, इस तरह की कोई बात करता है? और मैंने, कोई भी औरत नहीं चाहती कि उसका घर उजड़े, जैसा भी हस्बैंड हो। पर लोग बहुत बहुत कुछ बर्दाश्त करते हैं, लेकिन फिर ऑब्वियसली अगर आप बड़ी उम्र के होते हैं, पहला आपका एक भयानक एक्सपीरियंस हो चुका होता है, तो आप जरा उतना वक्त जाया नहीं करते। मैंने तो उनको रंगे हाथों जब पकड़ा, तो वो मैंने पूरा किताब में लिखा। मैंने लिखा कि मैं, नॉर्मल एक दिन है, मैं उनको कह रही हूँ कि हमारी एनिवर्सरी आ रही है 31 अक्टूबर को, मुझे कह रहा है मेरा शौहर तुम क्यों जा रही हो, मेरे सामने लाड से ड्रामा कर रहा है कि तुम्हें क्या जरूरत है जाने की, अब मैं क्या करूंगा, मैं अकेला लाहौर जाऊंगा। मैंने कहा जी पीटीआई वाले ऐसे भी उनको तकलीफ होती है, आप अकेले जाए कोई बात नहीं, आप सैटरडे को आ जाना, मेरी एनिवर्सरी है, मुझे सरप्राइज देना। हंसते खेलते अच्छे माहौल में अच्छी तरह से रुखसत कर रहे हैं। जिंदगी में मुझको, मतलब पूरे साल मुझे कोई खर्चा नहीं दिया, कोई जेवर नहीं दिया, कभी कोई पैसा नहीं दिया। उस दिन मैंने कहा कि ओ मैं फोन आपको कैसे करूंगी वहां जाके, मेरे पास तो सिम नहीं है फोन में। तो मैंने लूज पाउंड, क्योंकि वो भी आते जाते थे इंग्लैंड, मैंने कहा मेरे पास कोई पाउंड नहीं, मैं एयरपोर्ट से जाके सिम खरीदूंगी। तो मुझे मेरे शौहर ने, मुझे अफसोस भी हुआ क्योंकि वो नोट यूं ऐसे रोल किए हुए थे, नॉर्मल वो नोट नहीं थे, उन्होंने किस मुझे लिए थोड़ा रोल, पैसा। किस लिए रोल किए हुए थे वो नोट? अब वो नोट तो हम तो इस तरीके से रोल नहीं करते, वो कुछ ऑब्वियसली कुछ इस तरीके से रोल्ड होते हैं, टाइटली रोल्ड होते हैं। तो मुझे कहने लगे रुको मेरे पास है कैश, मुझे उन्होंने 10-20 पाउंड पकड़ाए। और मुझे अफसोस भी हुआ क्योंकि वो उनकी जो टॉयलेट बैग था, जो जहाँ शेविंग किट होता है, उसके निचले वाला एक जो पोशीदा होता है, उसको खोल के उसमें से उन्होंने यूं इस तरह टाइटली रोल्ड नोट्स दिए। और मैंने वो देखे, और मैं जल्दी में थी क्योंकि आई टू कैच अ फ्लाइट। और मैं भी बड़ी हैरान हुई कि ये तो मेरा शौहर तो कभी पैसे नहीं निकालते, इसने इतनी, मतलब बहुत ही प्यार मोहब्बत दोस्ताना माहौल में उन्होंने मुझे रुखसत की है। वो तो जब गाड़ी में मैंने वो ईमेल्स देखी, और मैंने अपने अपने ईमेल को फॉरवर्ड की, और मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा मैंने ये देखा है और मैं वापस आ रही हूँ, ये क्या कर रहे हो तुम, इतने महीनों से तुम क्या कर रहे हो? और फिर वो बुज़दिल आदमी है, डर गया, घबरा गया। मैं वापस आई, तो मैंने उस दिन मेरी फ्लाइट मिस हो गई, मैं वापस आई और मैंने उनको कन्फ्रंट किया, हम बुज़दिल लोग नहीं है, हम उन लोगों में से है ही नहीं है, हम तो, मैं तो इस ऐसा इंसान ही नहीं हूँ जिन लोगों से हम प्यार मोहब्बत करते हैं। मैं तो इस बात के हक में थी, मैं तो ये सोचती थी कि मेरे शौहर को कोई खुदा ना खास्ता बेनजीर भुट्टो की तरह कोई शूट ना कर दे। तो मैं ये सोचती होती थी कि अगर कभी किसी ने ऐसा किया तो मैं आगे आ जाऊंगी। मैंने एक लंबे कद वाला एक अपना गार्ड उनके साथ रखा था कि उनके कद से ऊंचा हो। वो बच्चा बहादुर, वो लड़का, वो छोड़ के बनी गाना आया, आजकल वो मेरे लिए काम करता है। और बस उसकी किस्मत अच्छी थी। लेकिन हम तो उन लोग बीवियों में से हैं जो कि आयतुल कुर्सियां पढ़ पढ़ के फूंकती हैं। तो मैंने उनको, जब मैं वापस गई हूँ, डरे हुए थे कि तो मुझे इसने पकड़ लिया, मेरी चोरी है तो बहुत बुज़दिल। तो जब मैं वहां पे गई हूँ तो मुझे कहते हैं कि बाहर आके बात करो, बेडरूम में मत बात करो। उनको, मुझे नहीं पता कि बेडरूम में क्या होता था कि बाहर आके बात करो, मैंने कुछ वजाहत करनी है। मैंने कहा मैंने तुमसे कोई बात नहीं करनी, मेरे दिमाग में इतने महीनों से सवाल थे, शक था, सवाल था, मुझे कुछ, मुझे सारे जवाब मिले, मैंने सारा पढ़ लिया, बात खत्म। बात बैठ गए, मेरे सामने बैठ गए सफाइयां देने की, नहीं ये हुआ वो हुआ, और उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाला इशू कि मैं आपकी ईमेल्स पकड़ी, बहुत कुछ था। और भी बड़ी अजीब वाहियातियां थी, बेहूदगियां थी। लेकिन उस वक्त तो मुझे ये सबसे बड़ा शौक हुआ कि ये आदमी, मैं इसके लिए दुआएं कर रही हूँ, मैं इसकी जिंदगी के लिए दुआएं कर रही हूँ, मैं घर से कदम इसकी इजाजत के बगैर नहीं निकालती, मैं माँ के घर नहीं जाती क्योंकि ये खफा होता है। और ये बंदा मेरे पीठ पीछे इतना प्रोपेगेंडा कि ढूंढो कि शराब पीती थी कि नहीं, ढूंढो कि ये था कि नहीं, गैर लोगों को ईमेल कर रहा है अपनी घर की इज्जत बीवी के बारे में। कौन करता है? आप सोचे कि इमरान खान इतना बड़ा नाम एक ऐसी औरत को ईमेल कर रहा है जिसको जानता भी नहीं, और मेरे बारे में पूछ रहा है।
ओ भाई तुमको बीवी बुरी लगती है, बैठो तलाक दो, आपको तो इस्लाम में हक है, इस्लाम नहीं, में वो तो जाए। पूछता था ताकि वो आपको इल्जाम लगा सके और अच्छा, गंदा करके निकाल सके। कुछ महीनों पे मुहीत एक मुहिम डिजाइन हो रही थी कि हम ये कहेंगे कि इसके मलिक रियाज के साथ, इसके MI6 के साथ, ये तो ऐसी थी, ये तो झूठी थी। लेकिन जिस चीज से मुझे बहुत तकलीफ हुई वो ये तकलीफ हुई कि नसरुल्ला आप मेरे भाई की तरह है। मेरी जो पहली तलाक हुई मैंने बड़ी हिम्मत से वो तलाक, क्योंकि वो इंतहाई घरेलू तशद्दुद से मैं निकली थी, मैंने अपने बच्चों की जान बचाई। और कितने अफसोस की बात है कि गोरों ने, इधर ब्रिटिश जुडिशरी ने मेरी बात पे यकीन किया, मुझे उन्होंने प्रोटेक्शन दी, एक प्रोहिबिटिव स्टेप्स ऑर्डर दिया, जिसकी वजह से वो शख्स हमारे, मेरे और मेरे बच्चों के नजदीक 1 साल तक नहीं आ सकता था पावर ऑफ अरेस्ट के साथ। यानी कि मुझे गैरों ने हिफाजत दी। और ये पाकिस्तान है कि 1 मिनट आप उसको माँ कह रहे हैं, भाभी कह रहे हैं, बीवी कह रहे हैं, दूसरे वक्त आप उसको एजेंट बना देते हैं, आप उसको तशद्दुद करने वाला बता देते हैं। और गैरों का तो मैंने नहीं माइंड किया, लेकिन मेरा शौहर, मौजूदा शौहर, एक इतना बड़ा लीडर, उसमें इतनी हिम्मत नहीं कि बीवी को कहे कि मैं तुम्हें तलाक देता हूं। वो पहले शौहर के साथ मिलके कि तुम इसको झूठा साबित करना। मैंने जब वो ईमेल पढ़ी कि ये किस किस्म का आदमी है कि इसको मेरे पहले शौहर के साथ, जबकि इसको पता है कि मैंने कैसी जिंदगी, कितनी मुश्किल से मैंने अपने बच्चों को वहां से निकाला। तो बात तो ये नहीं है कि मैं जहांगीर तरीन को या बहनों को या ये जो ट्रोल्स करते हैं, ये जो भाड़े के इनके माउथ पीसेस हैं जिन्होंने मेरे बारे में क्या कुछ नहीं कहा, जिनको ये याद नहीं रहा कि उनके अपने घर भी उजड़ सकते हैं। और मैं देखती हूँ उनके साथ रोज क्या होता है। जब उन्होंने बैठ के किया, मैंने एक बंदे की बात माइंड नहीं की, मैंने बात माइंड की कि ये इस शख्स से तो मैं तो निकाह में थी इसके, इसने मेरे खिलाफ, घर की इज्जत के खिलाफ इतना एजेंडा किया। कौन करता है? लोग तो अपनी घर की इज्जत के लिए जान दे देते हैं, पर ये वो इंसान है जिसने अपनी बेटी को नहीं अपना सका, अपने खून को नहीं अपना सका, तो वो बीवी को कैसे अपनाता? वो बीवी को एजेंट बताना चाह रहा है, पहले शोहर के साथ मिलके एजेंडा कर रहा है कि मैं तलाक दूंगा, तुम ये कहना। कौन करता है ऐसा? मतलब इतनी नीच हरकत। तलाक से तो कोई एतराज नहीं है, आप तलाक दें, आप बंद कमरे में उसको गालियां दें, आप कहें मुझे तुम्हारी शक्ल से नफरत है। इतना इतना क्रुक, इतना बड़ा घटिया हरकत करना। जवाब दें मुझे, मेरे पास तो ईमेल्स पड़ी हैं, जवाब दें कि क्यों कर रहे थे। और उधर जब मैंने ईमेल्स उनको पढ़ी है, करता, ये ब्लैकबेरी में पढ़ी है, कहाँ पढ़ी है? ये बहुत ये अजीब तो सा। उनने अपना ब्लैकबेरी, ये जो कहते हैं ना, मेरे हाथ में उन्होंने अपना ब्लैकबेरी दिया, नया ब्लैकबेरी दिया जिसपे ईमेल, मैंने तो नहीं खोली थी, मुझे तो नहीं पता था कि उसमें ईमेल्स है। मेरा शौहर मुझको अपना ब्लैकबेरी खुद दे रहा है, क्योंकि नसरुल्ला साहब आपको मैं बताऊं कि चोर जो होता है ना, वो अपनी चोरी से खुद पकड़ा जाता है। मैं नहीं तलाशियां ले रही थी, उन्होंने मेरे हाथ में खुद दिया, ये लो। किसी और अच्छा। नियत से दिया क्योंकि नया फोन था, लेकिन चोरी पकड़ी गई। क्योंकि झूठ की एक एक, सच की एक खुसूसियत यह है कि सच हमेशा बाहर आता है, एक दिन सच हमेशा बाहर आता है। आज अगर मैं, मेरी लोग बात सुन रहे हैं, इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि मैं सच पे खड़ी हूँ, इस इसलिए वक्त भी क्योंकि आपको 6 से 7 हजार लोग देख रहे हैं लाइव इस वक्त। और और ये देखें, ये पौने 5 साल पुरानी बात है। मैं, आपको पता है नसरुल्ला साहब, आप लोग जब मुझे कहते हैं, मैं कहती हूँ प्लीज इसके बारे में ना बात करो, क्योंकि देखिए मेरे लिए तकलीफ देह बात है। मैंने इसलिए किताब लिखी कि बस मैं इसके बारे में ना सोचूं, कौन सोचना चाहता है। और वो मैं समझती हूँ एक ड्रामा था, शादी के नाम पे एक ड्रामा था। लेकिन हमें ये नहीं सिखाया गया। हम लोग शादियां इसलिए नहीं करते कि वजारत उज़्मा पे चढ़ जाएगा, इसलिए नहीं करते कि इसके पास माल है। हम शादी, हमारे घरों में शादी एक इंसान से की जाती है, एक मर्द से करते हो, एक औरत से करते हो। हम मफादात से नहीं शादी करते। मैंने एक ऐसे आदमी से शादी की जिसने मुझे कहा कि मैं बेरोजगार हूं, मेरे पास इनकम नहीं। मैंने उसके, मुझे तो ये नहीं पता था कि कितनी ATMs हैं। मैंने तो एक बेरोजगार आदमी से शादी की, इस वजह से मैं जॉब भी करती रही। मैं घर का खर्चा, अपना खर्चा, बच्चों का खर्चा, उनके खाने का खर्चा खुद उठाती रही। अब खुद करती थी अल्हम्दुलिल्लाह। खर्चा बनी गला में, किचन का? अगर मैं ना करती तो फिर मैं भी ATMs का खाती। तो हमें तो, मेरे तो वालिद साहब ने, हमारे घर में तो हमने तो हराम का नहीं खाया, मैंने तो अपने बच्चों को हराम का नहीं खिलाया।
मैं सारी जिंदगी अकेला मैंने इनको पाला है। मैं 2005 से अकेला अपने बच्चों को पाल रही हूँ। मैंने तो कभी किसी मर्द की मदद नहीं, मैंने तो अपने बाप से नहीं पैसा मांगा, मैंने तो अपनी जायदाद को हाथ नहीं लगाया, बच्चे जवान किए। हमारी जायदाद अब जाके, मैंने तो ना भाई से कभी मांगा ना बाप से कभी मांगा, गैर मर्द से कैसे मांग सकती थी। हमें आदत नहीं है ये फ्री लोडिंग कि जी आटा उधर से आ रहा है, चीनी उधर से आ रहा है, शहद उधर से आ रही है, पानी, मतलब हर चीज वहां पे फ्री थी। तो मैं तो ये नहीं कर सकती थी। मैंने तो अपने एयरलाइंस के जो ट्रैवल भी करती थी अपने अपने बच्चों का खुद खर्चा उठाया। हमारी ये परवरिश नहीं है, हमारी तरबियत नहीं है। तो जब मैं उस घर में गई, उस घर में कोई खाने की चीज ही नहीं होती थी जो मयारी होती, क्योंकि लोग तो देखें जो जो मुफ्तखोरे होते हैं उनको तो कुछ भी फेंका जाए। तो मैं तो अपने हस्बैंड को अच्छे जैसे जैसे बच्चों को खिलाती हूँ वैसे हस्बैंड फैमिली मेंबर था, मैंने तो फैमिली मेंबर समझा। मैंने तो अपने जेब से उनको खिलाया, इसलिए क्योंकि उनकी सेहत, उनकी जिंदगी मेरे लिए। ये जो जहर की बात करते हैं वो इतनी अफसोसनाक बात है। ये रियासत मदीना की बात करते हैं, मुझे तकलीफ होती है। हमारी एक हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की से रिवायत है कि वो अजवा खजूर की गुठली को पीस के उसकी बहुत करामात बताई जाती है। तो हमारे खानदान में हम तमाम जो जिनको कोलेस्ट्रॉल या हार्ट डिजीज का रिस्क हो एक एज के बाद, तमाम अपने भाइयों को वो पीस के हम एक चम्मच सुबह देते हैं। मैं अपने भाई, हमारे जितने कजन है, फर्स्ट कजन है, भाई हैं, तो हम सब के लिए वो बन के आता है। मेरी एक कजन है जो करती है, और हम कुछ सफाई पसंद भी हैं तो हम खुद वो करवा के भेजते हैं। तो बाद में उन्होंने मुझे कहा कि हाय देखो रेहाम, तुम तो उसकी इतनी खिदमत करके और ये कहता है जहर देती है। तो मैंने उनको कहा, अपनी बाजी को कहा, मैंने कहा ये आपका कसूर है, ये जो अजवा खजूर मैं उसको एक चम्मच सुबह दिलाती थी कि कोलेस्ट्रॉल कम हो, ये उसको जहर कह रहे हैं। तो कितनी बदकिस्मती है इस बदबख्त इंसान की कि हम एक जो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है, वो एक आपके घर में, इस इंसान की बदबख्ती है कि इसको ना मोहब्बत की पहचान है, ना इखलास की पहचान है, ना मोहब्बत की पहचान है, क्योंकि वो खुद फरेबी है। मतलब एक औरत आपकी खिदमतें कर रही है, रातों को उठ उठ के 12 बजे आपको खाना बना के दे रही है, आप कह रहे हैं जहर दे रही है। कोई एक एविडेंस तो तरफ बता। एक तरफ तो वो न्याजी साहब इंटरव्यू पे कहते रहे, जिस तरह आपने कहा कि मुझे रेहाम खान की सबसे ज्यादा बात ये पसंद थी, और शादी के बाद मुतअद्दिद जगह उन्होंने कहा कि वो उन्होंने अपने बच्चों को खुद पाला, मेहनत की, अपने बच्चों को बड़ा किया एक जगह, और दूसरी तरफ वो ये प्लानिंग कर रहे थे आप पे कुछ अजीबोगरीब इल्जामात लगा के। ये बड़ा अजीब सा मजाक जिंदगी चल रही थी उनकी। देखिए बात ये है कि मैं तो, मुझे तो समझ नहीं आती, मैं तो नहीं समझ सकती, क्योंकि मैंने बाद में एक अपने लॉयर से बैठ के बात की। तो मैं जब तलाक हो गई तो मुझे अपनी बेवकूफी पे, मुझे ये नहीं परवाह थी कि ये इनके भाड़े के जो माउथ पीसेस हैं क्या कह रहे हैं, मुझे दुनिया की क्या परवाह। मैंने दुनिया से थोड़ी शादी की थी। मैं तो एक बंदा जिसको आप दिलो जान से उसकी खिदमत करें, मोहब्बत करें, वो आपसे फरेब करे, आपको किसी और की परवाह नहीं होती। तो मैंने उसको कहा कि मैं इतनी स्टूपिड कैसे हो सकती थी, मुझे क्यों नहीं दिखाई दिया। साइंस तो थे और मुझे शक भी हो रहा था, लेकिन मुझसे आके माफी मांग लेता था, मुझे कहता था नहीं 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 तुम्हें वहम हो रहा है। तो मुझे उन्होंने, बैरिस्टर थे पाकिस्तान में, तो उन्होंने मुझे कहा कि देखो लॉयर का काम और पुलिस ऑफिसर का काम ये होता है कि जब कत्ल हो जाता है तो वो इन्वेस्टिगेशन करता है और वो कड़ियां मिलाता है, लेकिन वो कातिल नहीं हो सकता। तो तुम कातिल की तरह नहीं सोच सकती, जब कत्ल हो जाता है तो फिर आप कनेक्ट करते हो, तुम अपने को माफ कर दो, तुम अपनी गलती के लिए अपने को मत कोसो, तुम माफ कर दो। तुम चूंकि सच बोलती हो, तुम लोगों से तवक्को करती हो कि वो सच बोले। तुम चूंकि फरेब नहीं दे रही थी, तुम नहीं सोच सकती थी, लेकिन वो चूंकि ऐसा है। देखिए अभी भी जो, मुझे तो ये बात भी बड़ी, ये, मैं तो मफाद परस्ती के खिलाफ हूँ सियासत में, मैं तो मफाद परस्ती के खिलाफ हूँ सियासत में, नौकरी में। क्या आप किसी की तरफ इसलिए मुस्कुराएं कि नौकरी अच्छी हो जाएगी, पे ज्यादा हो जाएगी। मैं तो इमरान के वजीर आजम बनने पे जो कठपुतली बने उसके खिलाफ हूँ। तो जाती रिश्तों में इंसान मफाद परस्ती करे, फरेब करे, ये तो मेरे असूलों के खिलाफ है। मैं तो समझती हूँ कि आप अगर ये तो, आपने निकाह के साथ अपनी एक माशरती जो हमारी एक फैमिली वैल्यूज है उसके साथ एक भोंडा मजाक किया है। आप इसलिए एक लड़की के साथ शादी करते हैं कि कोई और आपका मकसद है। ये तो बड़ी, ये तो मैं तो आई एम शॉक्ड एट इट एंड आई फाइंड दिस अ वेरी
डिस्गस्टिंग थिंग कि आपने ये क्यों शादी की और क्यों तलाक इस तरह क्यों की। आपने एक इंसान की जिंदगी का इस्तेमाल किया। ये शख्स कुछ भी कर सकता है क्योंकि उसके लिए एक इंसान की और एक इंसान की जिंदगी की कोई अहमियत ही नहीं है। अपने मफाद के लिए, अपने मकासद के लिए वो किसी से भी शादी कर सकता है, वो किसी को भी बदनाम कर सकता है, वो किसी को भी तलाक दे सकता है। तो ठीक। ये मयार जो है, ऐसा बंदा फिर अपनी पब्लिक लाइफ में कैसे फेयर हो सकता है जी जिसकी अपनी मोहतरमा, अपनी जिंदगी में तमीज नहीं। नोटों भरे लेदर ब्रीफकेस का सफर वॉशरूम से होता हुआ कैसे गुजरता था, ये बड़ा अजीब सा लगा। काफी दोस्तों ने इस पे सवाल पूछा, इसमें कितनी हकीकत है? वॉशरूम में कोई तिजोरी थी, क्या था? नसरुल्लाह साहब, मैं खान पैदाइश से हूँ, हम प्रॉपर पश्तून खान है। मेरी हर बात में सिर्फ हकीकत है। मैं आपको कह रही हूँ कि जो लेदर के जो सॉफ्ट वाले ब्रीफ केसेस होते हैं, जैसे आप बॉलीवुड में हम्म, स्मगलरों की फिल्मों में नहीं देखते कि हम्म, शाहरुख खान के वो एक्सचेंज हो रहा है कि जी एक वो, इस तरह से आते थे। कैश आता था, गड्डियां आती थी। मैंने ऐसी हालात नहीं देखे, वो आते थे। बाथरूम में तिजोरी थी, तिजोरी में डाले जाते थे। और एक सोर्स नहीं थी, बड़े सोर्सेस थी। और मैं उनको यही कहती थी, मैंने ये भी लिखा है कि मुझे भी लोग ऑफर करते थे मुंह पे, और मैं इमरान को आके कहती थी कि मैं इमरान सोच नहीं सकती कि अगर मैं अकेली होती और मुझे कभी किसी ने कोई परफ्यूम ऑफर किया होता, कोई जेवर ऑफर किया होता, तो मुझे कितना गुस्सा आता। और आज इस बंदे ने मुझे ऐसे मुंह पे पैसे ऑफर किए तुम्हारी वजह से। तो तुम्हें समझ आ रही है लोग तुम्हें क्यों पैसे देते हैं? पार्टी के लिए नहीं देते थे, पार्टी फंड के लिए नहीं, जाती इस्तेमाल के लिए। भाई आप अगर किसी के पैसे से खुराक कर रहे हैं, पर्दे लगा रहे हैं, डेकोर कर रहे हैं, पेट्रोल आपका उससे आ रहा है, हर अखराजात, कपड़े, एवरीथिंग, तो वो बंदा आपसे क्या चाहता है? देखिए, तोहफा लोग मतलब ही से देते हैं। वालिदैन के अलावा किसी और से तोहफा मतलब ही के लिए होता है। मुझे आगे से कहें कि नहीं मुझसे मोहब्बत बहुत करता है, अब भाई कभी कोई साउथ अफ्रीका से आ रहा है, कभी कोई इंग्लैंड से आ रहा है, कभी, इतनी सोर्सेज, इतने लोग आपसे मोहब्बत करते हैं। जो आपको 5 करोड़ दे रहा है, जो आपको 10 करोड़ दे रहा है, वो डबल करना चाहेगा ना। तो मैं उनको तब भी ये कहती थी कि कल को तो इमरान तुम वजीर आजम बन गए, ये तुमको ब्लैकमेल करेगा, तुम इसको इसको तुम्हें वापस लौटाना पड़ेगा डबल ट्रिपल। तो ये तो गलत, और यही तनाजात थे, ये तनाजात थे। तो मतलब लोग अगर मेरी अगर बातें बुरी लगती थी। अगर अगर तिजोरी वॉशरूम में थी, तो इसका मतलब डायरेक्टली एक्सेस सिर्फ न्याजी साहब की थी उस तिजोरी तक। तो इसका मतलब ये समझा जाए कि वो जो पैसा था वो डायरेक्टली न्याजी साहब खुद इस्तेमाल कर रहे थे। जाहिर है कोई और तो वॉशरूम में मैं नहीं आ आपको सकता कह था। रही हूँ मैं आपको कह रही हूँ कि घर के लिए इस्तेमाल हो रहे थे। तो जब मैं शुरू में गई, तो मेरा एक्चुअली ये जो पूरा एक प्लान बनाया गया कि सियासत में आ रही है। अगर आपको याद पड़े तो मैं एक्चुअली शादी हुई है अक्टूबर 2014 में, 31 अक्टूबर को, और पहली दफा जलसे में आपने मुझे अगस्त 2015 में देखा है, बहुत महीनों पहले। उससे बहुत महीनों पहले इनके जो एंकर्स थे वो ये बातें कर रहे थे कि पार्टी पे हावी हो रही है, सियासत में आ रही है। तो मुझे समझ नहीं आती थी कि मैं तो कभी मीटिंग में नहीं बैठी। मैं आपको हल्फन बताऊं कि मैं कभी, बनी गाला में ऊपर घर है और नीचे सेक्रेटेरिएट है, मतलब एक ही हाथ में, मैं कभी सेक्रेटेरिएट नीचे नहीं गई। मैं कभी किसी पीटीआई की मीटिंग में नहीं बैठी। असद उमर बैठे हों, शाह महमूद कुरैशी, जो कोई भी मीटिंग्स बैठे, मैं कभी नहीं बैठी। यहाँ तक कि एंकर्स जब आते थे, एक बार ऐसा हुआ कि एंकर्स बैठे हुए थे ब्रीफिंग के लिए, उन्होंने मुझे देखा, मेरे कॉलीग्स थे, मैं गाड़ी से उतरी, मैंने सलाम किया, मैं चली गई। मैं बिल्कुल मदाखलत नहीं करती थी और मैं इंटरेस्ट भी नहीं लेती थी, और मैं कभी किसी मीटिंग का हिस्सा, मुझे नहीं पता होता था कि नीचे क्या हो रहा है, कौन आया कौन गया। कुछ चीजें ऐसी हुई जहां फॉर एग्जाम्पल बहुत बड़ी लड़ाई हो गई, जिसके बारे में मैंने एक किस्सा किताब में लिखा है कि एक जो लड़ाई हुई चीफ मिनिस्टर खैबर पुख्तनख्वा परवेज खट्टक की, तो वो इतनी ऊंची लड़ाई जब आपकी ड्राइववे में हो रही हो तो सुनाई दे रहा होता है, और पश्तों में लड़ाई हो रही थी, उसका भी मैंने पूरा जिक्र किया है। तो मैंने कभी मदाखलत नहीं की। लेकिन जब मैं गई तो उस घर में बहुत प्रॉब्लम्स थी, और मैं घर, मुझे कंस्ट्रक्शन से भी शौक है, घर साफ सुथरा रखने का, घर सजावट में भी शौक है, लेकिन वो सजावट हो नहीं सकती थी क्योंकि उसमें बड़े फ्लॉज थे। तो जब मैंने देखा कि कहीं से पानी आ रहा है इधर से, तो जब मैं पूछती
तो मैं चूंकि घर में, जाहिर है घर से बाहर निकलने की बिल्कुल इजाजत नहीं थी, तो मैं कभी छत पे चढ़ के देखती तो मैंने देखा कि जी रूफ टाइल्स उल्टे लगे हुए हैं। तो मैंने नीचे आके एक दिन बताया, मैंने कहा तो रूफ टाइल्स आपके उल्टे लगे हुए हैं। तो मुझे कहा हाँ हाँ वो उससे मंगवा लो। फिर मैंने कहा ये रोज ड्राइवे जो गंदी होती, हाँ हाँ ये कर देगा। तो मुझे समझ नहीं आई कि ये ड्राइवे कर देगा, वो छतों की टाइल्स भेज देगा, ये सीमेंट ला रहा है, ये सिक्योरिटी कर रहा है, क्योंकि ये तो घर था ना, मैं तो घर के स्ट्रक्चर की बात कर रही हूँ। फिर घर में जो गोश्त आता था, मैंने जिक्र किया है कि कुर्बानी के बकरे, मुर्गियां, अंडे, ये जो आजकल ये जो चंदा मुहिम शुरू हुई है वो इसलिए क्योंकि वो खुद चंदे पे जिंदा है। मैंने उस घर में मैंने कभी नहीं देखा कि इमरान ने मुझे खर्चा दिया हो, कभी कहा हो कि ये मेरी अर्निंग है, इससे कुर्बानी का बकरा आ जाए, या इससे तुम ये कर लो, या जेवर खरीद लो, या कपड़े खरीद लो। मैंने पूरा 1 साल वहां पे गुजारा किया है, एंड मेरा तो बड़ा खर्चा हो रहा था क्योंकि मैंने कम काम किया जब मैं वहां थी और मेरा खर्चा बढ़ भी गया। फिर एक लीडर की आप जब वाइफ होते हो तो आपको एक सर्टन कुछ जो चीजें आपको जॉब के साथ मिलती हैं, चूंकि मैं जॉब पे नहीं थी, वो मेरा अपना खर्चा हो रहा था। यहाँ तक कि मेरा अपना जाती ड्राइवर और मेरा अपना जाती पीएस जो था उसको भी तनख्वाह में अपने जेब से देती थी, ना पीटीआई देती थी, ना मेरे शौहर साहब देते थे, मैं उनको खुद देती थी। और ये सारी बातें रिकॉर्ड पे है। और ये जो बात करते हैं कि ये कर रही थी और इस इंडस्ट्रियलिस्ट से मिल रही थी, ये पैसा कमा रही थी, कहाँ, कोई सच्चाई नहीं है इसमें। एक पैसा मैंने कभी किसी पीटीआई के बंदे से लिया हो, या मैंने कभी किसी इंडस्ट्रियलिस्ट से लिया हो। इन्होंने बहुत ज्यादा फजूल बातें की, झूठ बोला, लेकिन तिजोरी बाथरूम में थी, तिजोरी की प्राइवेट तिजोरी थी, और वो घर पे इस्तेमाल के लिए। और मुझे ये भी कहा गया था कि उसका रिकॉर्ड, मुझे समझ नहीं आती थी कि जी अच्छा ये इसको देना है, इलेक्ट्रिशियन को देना है, घर का काम के लिए जो लोग आते थे कि जी ये इसको वो दे दो, इसको फेंसिंग के लिए दे दो, ये दे दो। आई हैड अ ह्यूज प्रॉब्लम विद इट। और आहिस्ता आहिस्ता बहुत ये बातें बढ़ती गई। कुछ इश्यूज ऐसे थे जो मैंने टिम्बर माफिया का जिक्र किया है कि भाई बाहर जाके आप टिम्बर माफिया को अटैक करें, घर में आप कह रहे हैं उसी वो जो टिम्बर कन्फिस्केट किया उसे दरवाजे लगा दो। ऐसे तो नहीं हो सकता ना जी, ये तो ठीक नहीं हो सकता कि आप बाहर ठीक। जाके एक मोहतरमा, आपने देखा आयशा गुलालई से लेके जितने भी न्याजी साहब के मुतासरीन थे उनकी आवाज को दबा दिया गया। वो झूठ थे, सच थे, लेकिन उन्होंने अपनी, देखे एक औरत का बात करना, मैं तो समझता हूँ कि औरत जब बात करती है, मैं मानता ही नहीं कि वो झूठ बोल रही है इस तरह टीवी पे आकर। इस तरह आयशा गुलालई से लेके उन सब की आवाजें दबा दी गई। अगर एक आवाज असेंबली में बोल रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है, तो मुराद सही की है। कौन बताएगा कौम को कि ये सादिक अमीन नहीं है, ये धोखा हो गया, फ्रॉड हो गया? देखिए, आयशा गुलाले कल भी मुझसे कोई जिक्र कर रहा था कि कहाँ गई वो। मैंने कहा जी मुझे नहीं पता, मेरी तो उनसे बिल्कुल सलाम दुआ नहीं है। आयशा गुलाले और मैं समझती हूँ कि क्यों सलाम दुआ नहीं है। मैं मुझे नहीं पता उनकी स्टोरी क्या है, लेकिन आपकी मैं बात से मुत्तफिक हूँ कि कहीं उनका बहुत दिल दुखा है, कहीं उनके साथ बड़ी ज्यादती हुई है। कोई औरत और मैं नहीं समझती कि वो सियासत कर रही थी, मेरा नहीं ख्याल कि वो सियासत कर रही थी। जो उनके इंटरव्यूज मैंने देखे हैं, मेरी उनसे कभी बराह रास्त बात नहीं हुई इस सिलसिले में, और किसी बारे में भी बात नहीं हुई, कभी बात नहीं हुई। लेकिन मैंने ये महसूस किया जब मैं बनी गाला, जब इमरान ने रिश्ता डाला, तो पहली बार मैंने महसूस किया कि वो मुझे सलाम नहीं करती थी। तो मुझे उस वक्त समझ नहीं आई, ये अर्ली डेज की बात है, और मैंने उनको जितने अरसे मैं बनी गाला रही हूँ, मैंने उनको नहीं देखा, ना वो मुझसे आई मिली, ना कोई मुबारकबाद दी। और इमरान ने अपने जबान से मुझे इस बात का एतराफ किया जब 5 अगस्त 2014 को आरिफ निजामी ने मेरे बारे में एक प्रोग्राम और कॉलम लिखा कि इमरान इनसे शादी करना चाहते हैं, तो उन्होंने एक और खातून का जिक्र किया पर नाम नहीं लिखा। तो मैं उस वक्त समझी नहीं, तो मुझे पहले तो गुस्सा आया क्योंकि उस वक्त तक बात चल रही थी और मेरे भाई बहुत खिलाफ थे इस रिश्ते के। तो मैंने जो ही अपना नाम पढ़ा कॉलम में लिखा हुआ, और प्रोग्राम भी शायद उन्होंने किया था 5 अक्टूबर को, तो मुझे बड़ा गुस्सा आया क्योंकि पाकिस्तान में अक्सर लोग इशारतन बात करते हैं, नाम नहीं लेते। मैंने इमरान को टेक्स्ट किया और मैंने कहा ये क्या, मैंने तो अभी तक ऐसी कोई बात नहीं की, मेरा नाम क्यों छपा है?
तो मुझे उन्होंने आगे से ये कहा कि वो आरिफ तो कहता है कि तुमने उसको फोन किया। मैंने कहा मैं तो जानती नहीं हूँ ये कौन है, मैं क्यों फोन करूंगी, मैं पागल हूँ अपनी बेइज्जती कराऊंगी, इन्होंने मेरा नाम क्यों लिखा है। तो मुझे जब गुस्सा आ रहा था, क्योंकि जाहिर है मेरी बच्ची उधर स्कूल में जा रही थी, मेरे लिए देखिए हम एक सर्टेन फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, फैमिली के अंदर बातचीत चल रही है, किसी औरत का नाम लेना जब रिश्ते की बात चल रही है मौजू नहीं है। तो मुझे कहने लगे तुम ऐसे परेशान हो रही हो, कोई बात नहीं है, अच्छा है ना शादी कर लेते हैं, तुम ही राजी नहीं हो रही, और वैसे भी वो आयशा गुलाले समझ रहे हैं। मैंने कहा क्यों आयशा गुलाले क्यों समझ रहे हैं? कहते वो इसलिए क्योंकि वो भी खैबर पुख्तनख्वा से, वो बनी गाना उसका आना जाना रहता है ना, तो तुम्हारी तरह चादर भी करती है। अच्छा उस वक्त देखें खवातीन भी अजीब, आपको लगता है कि आपके पीछे कोई जूते घिस रहा है तो आपको लगता है सिर्फ मेरे लिए निगाह होगी। अब ये बात उन्होंने मुझे उस वक्त की, लेकिन मैंने उस वक्त भी नहीं कनेक्ट किया कि क्यों आती जाती हैं, क्यों चादर। आई डोंट नो कि क्या स्टोरी है, पर मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूं कि कोई औरत पाकिस्तान में रहते हुए सियासत कर रही है, इतना बड़ा कदम नहीं उठाएगी। उनके साथ यकीनन कोई धोखा हुआ होगा, उनको कोई आस उम्मीद दिलाई हुई होगी, उनके साथ कोई ज्यादती हुई होगी, तो उन्होंने ऐसा कदम उठाया। मैं नहीं मान सकती, मुझे ये पता है कि मैं उस स्टोरी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, मुझे कोई आइडिया नहीं, और मैं आपको ये भी बता सकती हूँ कि पीएमएलएन का भी कोई वास्ता नहीं है। और वो इसलिए क्योंकि 5 अगस्त 2017 की ये स्टोरी है। जब ये स्टोरी आई तो मैं देवसई में थी, फोन कॉल्स नहीं चल रही थी, तो जब ये आई तो मैंने सोचा मैं क्यों कमेंट करूं, मेरा क्या लेना देना, ऐसे भी मैं इन्वॉल्व नहीं होना चाह रही थी। इतनी देर में पीएमएलएन से एक रिलेटेड सीनियर शख्सियत का मुझे टेक्स्ट आया, वेल डन। मैं हैरान, वेल डन मैंने क्या किया है? तो उन साहब को मुझे समझ नहीं आई, क्योंकि मुझे स्टोरी का पता नहीं था। यानी कि वो समझ रहे थे कि मैंने कराई है, और लोग कह रहे थे कि पीएमएलएन ने और हमने कराई है। मीनिंग दिस कि हम दोनों लॉबीज बिल्कुल ला इल्म थे। जो आयशा गुलाले ने किया है, क्यों किया है, उसका ताल्लुक रेहाम खान के साथ नहीं है। और मैं आपको ये बता सकती हूँ कि ये पीएमएलएन से मेरे कॉलीग हैं, लेकिन उनका मतलब पीएमएलएन के साथ अब सियासी राब्ता है, सियासी मतलब उनकी पॉलिटिकल लाइफ शुरू हो गई थी, लेकिन माजी में मेरे कॉलीग रहे थे। तो मैं कंफ्यूज हो गई, मैंने कहा अच्छा, इस वजह से आई वाज कन्विंस कि ये औरत जो है इसकी जाती स्टोरी है, ये बहुत ज्यादा इसके साथ कहीं डिस्टर्ब। और जब मैंने उनके इंटरव्यू देखे, वो तकलीफ दे इंटरव्यूज हैं, वो औरत तकलीफ में लग रही है, वो औरत डिस्टर्ब लग रही है। आई डोंट नो कि क्या स्टोरी है, क्या हुआ कुछ। मुझे तो लगता है कि कुछ इसी तरह का फरेब हुआ होगा जैसे मेरे साथ हुआ, दीगर लोगों के साथ हुआ है। इस फरेबी एलिमेंट के बारे में इनकी उस एक्स गर्लफ्रेंड ने भी लिखा है जिसको मेरे बारे में खतो किताबत कर रहे थे, क्रिस्टियाना बैकर ने। उन्होंने अपनी किताब में इस फरेब का, डिसीट का खुद लिखा है कि मुझे शादी की आस दिलाई। आपने आपने एक जगह फरमाया इनके 5 बच्चे हैं, वो हकीकत, वो जाहिर आपने अगर बात किया तो आपको कहीं सुनी होगी वो बात। मैंने कहीं नहीं सुनी, मैंने इमरान से सुनी है। मैं देखिए किताब में जब मैंने किताब लिख दी, तो अभी हालिया कुछ दिनों पहले मुझे उनके एक पुराने, अब तो बड़े लोग मुझसे माफिया मांग रहे हैं। देखिए जो भी किसी का घर उजाड़ेगा, मेरा तो मानना है जो भी झूठ बोलेगा, फरेब करेगा, उसके साथ एक नेचुरल जस्टिस है। अल्लाह उनको इसी जिंदगी में दिखाता है। अल्लाह हर एक को महफूज रखे। लेकिन बड़े लोगों ने आके मुझसे माफिया मांगी है कि हमसे गलती होगी, और लोगों के अपने घर भी उजड़े हैं, जिन मैं नाम नहीं लेना चाहती। लेकिन इन साहब ने मुझे कहा काश आपने मुझसे राब्ता किया होता, मैं आपको बड़ी बड़ी बातें बताता। मैंने कहा भाई साहब ये कहानी मेरी है, मैं किसी और की कहानी बीच में नहीं लिखना चाहती थी। थर्ड पार्टी की क्या इन्फॉर्मेशन है मैं नहीं बताना चाहती थी, मुझसे पहले क्या हुआ मैं नहीं बताना चाहती थी। मुझसे पहले भी बहुत कुछ मुझे इल्म है, मुझे पता है कि मुझसे पहले क्या हुआ, लेकिन मैं वहां नहीं थी। मेरी जिम्मेदारी है कि मैंने जो इमरान की जबान से सुना, चूंकि मैंने इमरान की जबान से टिरियन का सुना, मैंने उनकी जबान से ये 5 बच्चों वाली बात सुनी, जो जो उन्होंने मुझे बताई, ये कहते हैं ना वाहियात बातें भाई। नहीं, ये बात आपको तो खान साहब ने बताई कि मेरे 5 बच्चे हैं पूरी दुनिया भर में, ये आपको खान साहब? जी। अच्छा। और उन्होंने मुझे ये बताया कि एक तो जो बड़ी वाली है वो तो तुमसे कुछ साल छोटी है। इस तरीके से बात हुई। मैं कहां से मुझे पता, जो इन्फॉर्मेशन है ये फर्स्ट हैंड इन्फो है जो उन्होंने मुझे खुद बताई।
क्यों बताई? काफी कोई डिस्टर्बिंग उनके बातें मोहल्ले बताई। को भी बताया कि किस मुल्क में है, या सिर्फ सरसरी यही बताया कि वो है कि? बताया मुझे, और वो उस डिटेल के लिए आपको किताब खरीदनी पड़ेगी, और पाकिस्तान में अवेलेबल है। और जिस भाई को नहीं पाकिस्तान में मिल रही, उसको भी हम अवेलेबल कर देंगे। पाकिस्तान में मैंने खुद अपने खर्चे पे कॉपीज पहुंचाई और प्रिंट भी करवाई, और पाकिस्तान में पायरेटेड भी। इमरान साहब ने बड़ी कोशिश की किताब को दबाने के लिए, लेकिन ये मुझे खुशी है कि कैसर साहब ने भी लगता है पढ़ी है, और मुझे खुशी है कि बड़े उन लोगों ने भी पढ़ी है जिन्होंने शायद इम्तिहानात के लिए किताबें नहीं पढ़ी होंगी, लेकिन पीटीआई की भी लोगों को मैंने, और ये भी बड़ी खुशी की बात है कि इमरान साहब जितना समय वहां रही, तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि उनको मैं मुगलिया तारीख के बारे में कुछ एजुकेट करूं, क्योंकि मेरे सामने भी ये सारी बातें करते थे, कभी क्या बात करते थे, कभी क्या बात करते थे। तो मेरी वालदा ने भी नोटिस किया, वो हिस्टोरियन थी, उनको बड़ा शौक था, तो उनके तरीका जरा डिफरेंट किस्म का था, तो उन्होंने मुझे कहा कि इसको बर्थडे पे ये दे देना। 2 किताबें उन्होंने मेंशन की, क्योंकि वो उनके सामने कुछ बोले होंगे, वो बहुत पढ़ी लिखी, बड़ी सुलझी हुई खातून थी, तो उन्होंने अपनी तरफ से बाबरनामा और मुगलिया शहनशाह अकबर के बारे में हमको किताब सालगिरह पे दी। इसी किस्म की उनके सामने भी बोंगियां मारी होंगी। तो ये मेरी तो ख्वाहिश, मेरे सामने तो नहीं उन्होंने किताब उठा के पढ़ी, किताबें बड़ी खूबसूरत खूबसूरत किताबें उनके पास पड़ी थी, लेकिन धूल गर्द से कवर्ड। कुरान शरीफ पे कभी हाथ नहीं लगाया हुआ था, इतनी इतनी तहें उसके ऊपर गर्द की छिपकलियां घूम फिर रही। तो मेरी वजह से कम ये क्रेडिट है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किताब उठा के पढ़ी है, अंग्रेजी की किताब पढ़ी है। असर हुआ है कि नहीं हुआ, लेकिन कुछ कुछ सफात भी अगर पढ़े हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये क्रेडिट है कि पूरे मुल्क को अगर तारीख इस बात की गवाह रहे कि मैंने कम से कम किताबें उठाने पे इनको मजबूर कर दिया। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया मोहतरमा रेहान बीबी। अभी सैकड़ों मैसेज लाइव आ रहे हैं आपकी गुफ्तगू के दौरान, और उनमें से बेशतर ये कह रहे हैं कि जब तक रेहान खान साहब जैसी शख्सियात की आवाज हम सुनते रहेंगे, हम पर अब ये मजीद जुल्म नहीं होगा, क्योंकि मतीउल्लाह जान साहब को रिहा कर दिया गया है। तो ये बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं। अब मैं इसको अल्हम्दुलिल्लाह, रिहा कर दिया गया है, जी रिहा कर कंफर्म दिया। नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन कम से कम 150-200 लोगों ने ये मैसेज अभी भेजे हैं लाइव के अल्लाह के, मतीउल्लाह जान साहब को रिहा कर दिया गया। मैं आपको बताऊं, देखें नसरुल्लाह साहब, मैं आपको बताऊं, ये जितने भाई बहन सुन रहे हैं, मैं आपको बताऊं कि मेरे पीछे किसी की सपोर्ट नहीं थी। मुझे जो जिस तरीके की ऑन अ डेली बेसिस बुलिंग आज तक चल रही है, आज तक चल रही है, मैं जब गैर लोगों से, गोरों से मिलती हूँ, वो मैं उनको 2 बातें बताती हूँ, उनको यकीन हो जाता है मेरी बात पे। मुझे अफसोस इस बात का होता है, मैं जो जो ये जो जिहाद कर रही हूँ ना, ये क्यों कर रही हूँ, मुझे इसमें कोई फायदा नहीं है। ये पब्लिक इंटरेस्ट की बात है, आप समझें ये बात कि ये पब्लिक इंटरेस्ट की बात है। आज अगर हमने कोई चीज पार्लियामेंट में ला के डिस्कस कर दी है, और हमने बहुत चीजें की हैं, इन 2 सालों में हमने बड़ी आगही दी है, उसमें सिवाय अल्लाह पाक की जात के, जो रिज्क देने वाली जात है, जो हिफाजत देने वाली जात है, रेहाम खान को उसने प्रोटेक्ट किया है। मैं कहती हूँ कि मेरा फेथ हमेशा स्ट्रांग था, लेकिन आज जितना फेथ स्ट्रांग है, मैं आपको बताऊं कि सिवाय अल्लाह की जात के किसी की आपको मदद की जरूरत नहीं है। मौत आनी है, उसकी मर्जी से आनी है, डरे मत। ये बुजदिलाना जो हरकतें हैं ना, ये हमें छोड़नी पड़ेंगी। देखिए, आप लोगों के वालिदैन, मेरे वालिदैन भी पाकिस्तान में उस मिट्टी में हमने सुपुर्द खाक किए, हमारा रिश्ता वहां से टूट नहीं सकता। मैं ठहरी ब्रिटिश नेशनल, जिसकी आप एलिजेंस पे भी शक करते हैं, लेकिन आप लोग, मेरे बच्चे भी ब्रिटिश नेशनल। मुझे कुछ नहीं मिलना पाकिस्तान से, सिर्फ मोहब्बत का रिश्ता है। मुझे तकलीफ होती है कि आज मेरे मैसेजेस खैबर पुख्तनख्वा से, मुल्तान से लोग कह रहे हैं 1400 रुपए की बोरी है आटे की। रेहाम खान तो अफोर्ड कर सकती है, लेकिन आप लोग नहीं अफोर्ड कर सकते। आज मतीउल्लाह जान साहब, उनके साहबजादे, उनकी बेगम साहिबा की मैंने बात सुनी, आप लोगों की इज्जतें महफूज नहीं है। मुझे तो ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करेगी, मुझे तो यूके में करेगी, पाकिस्तान की सरजमीन पे प्रोटेक्ट करेगी। आप लोगों को कौन प्रोटेक्ट करेगा? देखें आप लोगों के साथ क्या नाइंसाफी हो रही है। आज अगर हम मतीउल्लाह जान साहब के लिए आवाज ना उठाते, आप लोगों की कल को ये घरों के अंदर घुस के आपकी बेटियों को उठाएंगे, कैसे हम बर्दाश्त करें?
आज अवाम को बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि आपकी मईशत को जानबूझ के तबाह किया गया है। मैं समझती हूँ ये इनसाइड जॉब है, ये घर के अंदर से लूटा जा रहा है। 5.8% से जीडीपी को खुद गिराया गया, रुपए को खुद लाया गया है, डॉलर आपका 200 को टच करवाना चाहते हैं। ये बैरूनी मुमालिक के नापाक इरादों और उस फॉरेन एजेंडे का हिस्सा है। ये लोग जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट को अटैक कर रहे हैं, हमारी पीआईए की दुनिया में बेइज्जती कौन कर रहा है? आज अवाम को खड़ा होना पड़ेगा। मैं कहती हूँ आप सियासी लीडर्स का भी वेट ना करें। देखिए ये वो अवाम है, मैंने आपको कहा कि जमहूरियत को फांसी हुई जब जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी हुई, हम नहीं निकले, हम डर गए। आज मतीउल्लाह जान साहब को जब पकड़ा गया, हम उस गेट से नहीं निकले गए, हमने गेट बंद कर दिया, देखा नहीं। हमें ये रविश बदलनी पड़ेगी। मैंने रिस्क लिया ना, मैंने 2 साल पहले रिस्क लिया, जिंदा हूं मैं अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक हूं। और जब मौत आनी है, जब कोई बुरा वक्त आना है, जब मेरा रिस्क छीना जाएगा, छत मेरे सर से जाएगी, वो अल्लाह पाक का हुक्म होगा। इमरान अहमद खान नियाजी की बिसात नहीं है, तौफीक नहीं है, किसी इंसान की ये बिसात नहीं है, तौफीक नहीं है। आप जब हिम्मत करते हैं, अल्लाह आपके ऊपर मनोसलवा उतारता है। आप मतलब आप अबाबील का एग्जाम्पल देखें, होता है, आपको मदद आती है, लेकिन आप हिम्मत तो दिखाएं, आप ईमान का मुजाहरा तो करें। आप सजदे में जाते हैं, लेकिन आप हाथ बांध के न्याजियों के सामने गुलाम बनते हैं। ये किस किस्म का आपकी का ईमान है? ईमान की तो रिक्वायरमेंट है कि आप बेखौफ होके खड़े हो जाएं। आज भूल जाएं कि पीएमएलएन के साथ क्या हुआ, भूल जाएं पीपीपी के साथ क्या हो रहा है, आप ये सोचें आपके साथ क्या हो रहा है। ठीक, मोहतरमा रेहान बीबी, आपने हकीकत से भरपूर और बहुत ही आखिर में आपने जज्बाती पैगाम पाकिस्तानी कौम को दिया। मुस्तकबिल पाकिस्तानियों का दाव पे लगा हुआ है, बिल्कुल आपने हकीकत भरी बातें की। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और हक और सच की आवाजें इसी तरह बुलंद होती रहें। एक दो फिर वंस अगेन थैंक यू फॉर योर टाइम। शुक्रिया नसरुल्लाह साहब, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, आपने आज का शो देखा, आपको बहुत ही मालूमात भरी चीजें मिली होंगी। उम्मीद है शो पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट से जरूर आगाह कीजिएगा। अपना अपनी फैमिली का रखें ख्याल। अल्लाह निगहबान।